हेलो रमन जी, क्या हाल है आपके? एकदम बढ़िया दीपक। मैं जब 11वीं 12वीं में था ना, हम्म। तो उस टाइम पर जब मेरे को अपना करियर सिलेक्ट करना था, तो मुझे बहुत लोगों ने सीए एडवाइस करा। हर बंदा अपने अपने एडवाइस देता है, हम्म। बट मेरे अंदर है ना बचपन से एक स्किल थी, हम्म। डिबेट की और बोलने की। मुझे बोलना आता, मतलब मुझे कैमरा फियर नहीं है, मुझे लोगों का फियर नहीं है, मैं कहीं भी कैसे भी बोल सकता हूँ, किसी भी मुद्दे पे बोल सकता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं एक बहुत अच्छा लॉयर बन सकता हूँ, हम्म। बट मुझे उस टाइम ना तो कोई लॉयर मिला जिससे मैं बात कर पाऊँ, ना ही मेरे घर वालों ने किसी लॉयर से मिलाया, हम्म। ना ही मेरे को यूट्यूब पे कुछ मिला, ना इंटरनेट पे कुछ नहीं मिला। तो मैंने सीए करी, बट मुझे लगता है शायद मैं सीए से अच्छा एक लॉयर बन सकता था। और अगर मैं करियर देखा जाए, तो लॉयर एक ऐसी स्किल है जो इंसान को बहुत आगे तक पहुंचा देती है, जो मैंने देखे हैं। ठीक है, तो आज मैं इतना खुश हूं ना, मेरे को पता है कि मैं कर अपनी ऑडियंस के लिए रहा हूँ, बट इनफैक्ट ये जो पॉडकास्ट है शायद मेरे लिए भी हो रहा है, क्योंकि इस बारे में मुझे आज भी बहुत कम पता है हम्म। और आज शायद बहुत कुछ जानने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस पॉडकास्ट में ना बेसिकली क्या है कि जितने भी मेरी ऑडियंस हैं, जो भी हम्म। मेरे स्टूडेंट्स हैं या हम्म। जो भी बड़े हैं, हम्म। उन सब के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उन सबके मेरे पास, जो मैं आपसे पूछूंगा, जो कि उनके करियर पाथ में उनको हेल्प करेगा। और कुछ केसेस चल रहे हैं हमारे इंडिया के अंदर जो टॉप नॉच है, उनके ऊपर हम कुछ डिस्कशन करेंगे। मेरा सबसे पहला डिस्कशन का पॉइंट ये है, जब आप लॉयर नहीं थे हम्म। और अब आप लॉयर हो, आपको हम्म। लॉयर बने हुए मेरे सबसे कितने, दस 10 साल 11 दस साल हो गए। 11 साल हो चुके हैं। हम्म। तो अगर आपको 11 साल हो चुके हैं और जब आप लॉयर नहीं थे, तो इसमें क्या डिफरेंस है? आप उस टाइम की लाइफ आपकी कैसी थी और आज की लाइफ आपकी कैसी है? लॉयर बनने से पहले लॉयर बनने से पहले की जो लाइफ थी और जो अब की लाइफ है, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं उसमें। ठीक है। क्योंकि जब कोई भी बच्चा, कोई भी इंसान लॉ में एडमिशन लेता है, तो उसकी एक्सपेक्टेशंस ना बहुत हाई होती हैं, बहुत ज़्यादा हाई होती हैं कि ये कर लेंगे, लॉ के बाद एक बढ़िया सा केस आ जाएगा या दो चार बढ़िया से केस आ जाएंगे, नाम हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें माइंड में उसके चलती रहती हैं, लेकिन रियलिटी ये नहीं है बिल्कुल भी। अब असलियत का आपको पता चलता है जब आप इंटर्नशिप के लिए आते हो। तो पीछे की लाइफ आपको ऐसे लगने शुरू हो जाती है कि ये मैंने अपने दिमाग में क्या सोच रखा था। जो मूवीज में जो दिखाते हैं ना, हाँ, वो बड़े कि बड़े कोर्ट केस। ड्रामा, बड़े बड़े केसेस, और एक कोई बंदा बाहर से आया और कहीं आके प्रैक्टिस कर रहा है और चीज़ें एकदम से सडनली ऐसे चेंज हो जाती है। ऐसा नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। ये लोगों की जो सोच है, जो बच्चों की जो सोच है, जो कॉलेज में जाके जो सोचते हैं कि यार, जैसे मैंने बताया आपको कि ये हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ कि जब आप इस प्रोफेशन में आते हो ना, तब आपको सच्चाई का पता चलता है, क्योंकि ये प्रोफेशन कोई सीरियसली कोर्ट ड्रामा नहीं है। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। ठीक है, और जब ये चीज़ें आपको समझ आने लगती हैं, तो फिर आपको पिछली चीज़ें याद आती हैं कि मैं क्या सोच के इस प्रोफेशन में आया था, और यहाँ चीज़ें एकदम एकदम अलग तरीके से वर्क करती हैं, बिल्कुल ही अलग। जो पहले की लाइफ थी वो, आप मान के चलो कि एक जैसे कॉलेज का जो स्टूडेंट होता है, जो मौज मस्ती करता है और उसके बाद जो अपने मन में ख्याली पुलाव बनाता है कि उसके बाद चीज़ें ये होंगी, ऐसा नहीं है। सच्चाई आपको प्रोफेशन में आके पता चलती है। और जब बेसिकली हमारा काम सिर्फ, मतलब कॉलेज टाइम में हम सोचते थे कि न्याय दिलाना, लोगों के लिए लड़ना, ये चीज़ें। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ हमारे प्रोफेशन में आने के बाद क्या है? एक इंसान का भरोसा जीतना, उसको भरोसा दिलाना कि इस रास्ते पे हम चलेंगे तो चीज़ें जैसे हम सोच के आगे चल रहे हैं वैसे होंगी। ठीक है। उनको, उनका ट्रस्ट लेवल बिल्ड करना, ये सारी, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे जो आपको प्रोफेशन में आने के बाद पता चलती हैं। समझ गया। ठीक है। इस चीज़ पे आ जाते हैं कि एक केस मिल गया, दो केस मिल गया, जो शुरू शुरू में जैसे कि इंटर्नशिप के बाद अपना स्टार्टअप करते हैं, कोई ऑफिस लेता है, कोई चैम्बर्स के लिए अप्लाई करता है। तो चैम्बर्स तो कहीं भी आप कोर्ट में चले जाओ, दिल्ली में तो आई थिंक
चैम्बर्स मिलना बहुत मुश्किल है। ठीक है। मतलब इस प्रोफेशन में आने के बाद इतनी आपको स्ट्रगल्स देखनी पड़, इतना स्ट्रगल आपको देखने को मिलेगा ना, आपको एकदम से ऐसे आपकी आंखें खुल जाएंगी कि अरे भाई मैं कुछ और ही सोच के आया था, सच में मैं कुछ और ही सोच के आया था और मैं कहाँ आ गया। लेकिन धीरे धीरे चीज़ों की आपको आदत होनी शुरू हो जाती है, धीरे धीरे चीज़ों की आदत होनी शुरू हो जाती है, आप समझते हो, ठीक है। और आपके सब कुछ आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर एक केस भी आपके पास आता है, कोई क्लाइंट आपके पास आता है, तो उसका काम जिस तरीके से आप कर रहे हो वो अपने आप आपको अंदर से आपको देखना पड़ेगा कि ये अगर अपने आप को आपको उसकी जगह रख के देखना पड़ेगा कि मैं अगर इस सिचुएशन में होता तो मैं सामने वाले बंदे पर ट्रस्ट कैसे करता। समझ गया। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत मतलब डिफरेंस मैं बोलूँगा कि वो कहते हैं ना कि आप एक हिसाब से लगा लो, एक टीनेज है और ये ये मैच्योरिटी वाली लाइफ है। मैच्योरिटी वाली लाइफ जब लोग थोड़े से मैच्योर होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि नहीं, चीज़ें ऐसे नहीं हो पाती। मैं एक बच्चे से मिला ना, ये क्वेश्चन मेरा वहाँ से आया। मेरा एक स्टूडेंट है, मैं उस बच्चे से मिला, उसने बोला, मैंने उससे पूछा, मैं सबसे पूछता हूँ तुम्हें क्या बनना है, 11th क्लास में वो बच्चा, उसने बोला सर मैं लॉयर बनना चाहता हूँ। मैंने बोला क्यों? उसका इल्यूजन क्या है? उसका इल्यूजन ये है कि सर लॉयर बनते ही मेरा एक रुतबा होगा, मेरे से कोई पुलिस वाला कुछ बोल नहीं सकता, ट्रैफिक वाला कोई बोल नहीं सकता, मतलब मैं जहाँ खड़ा हो जाऊंगा मेरी अपनी एक दुनिया शुरू हो जाएगी सर, एक ऑरा बन जाएगा लॉयर। आपको पता है सर, उसने मेरे से बोला आपको पता है सर एक केस मिल गया ना मेरे 4 साल कट जाएंगे एक केस से। मैंने बोला क्यों? बोला सर 10-10 करोड़ के केस मिलते हैं। मैंने बोला यार तू पहले स्टडी तो कर, तू पहले लॉयर से बात कर, ये इतना बड़ा इल्यूजन क्यों क्रिएट कर रखा है? तभी मेरा एक क्वेश्चन निकल के आया, क्या सच में जो वो सोच रहा है, जिस दुनिया में वो जी रहा है इल्यूजन की दुनिया में, क्या ये सच है? मुझे ही इल्यूजन लग रहा है। दीपक सच बताऊं, ये जो इल्यूजन है ना, ये दुनिया में क्या इंडिया में जो टॉप नॉच जो लॉयर्स हैं ना, हाँ जी, उनको देख के बच्चों में, स्टूडेंट्स में, या जो भी लॉ में आया है या जो अभी तक जो प्रैक्टिस में नहीं आया है या फिर जो करने की सोच रहा है, ये इल्यूजन बन जाता है। और कहीं काफ़ी हद तक ना ये सही भी है, ठीक है। लेकिन उसके लिए भी ना काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको, क्योंकि राम जेठमलानी अपने पहले साल में राम जेठमलानी नहीं बना था। वही मैं उसको समझाना चाह रहा था कि तू लॉयर बनते ही तेरा नाम नहीं होगा, घिसना पड़ेगा। बात सारी आपकी डेडिकेशन के ऊपर है, आपकी मेहनत के ऊपर है, और सिर्फ मेहनत नहीं, स्मार्ट वर्क भी आपको आना चाहिए। आप देखेंगे अभी जो फिलहाल है दिल्ली के अंदर, अगर आप एक मिसलेनियस एप्लीकेशन भी फाइल करते हो, बिल्कुल छोटी सी एप्लीकेशन की बात करूँगा, किसी के वारंट्स हो गए, NBW हो गए हैं, नॉन अवेलेबल वारंट्स, अगर वो भी हमें कोर्ट से कैंसिल करवाने हैं तो उसके लिए भी एक एप्लीकेशन जाती है, जो पहले हम फिजिकली कोर्ट में दे देते थे, कोर्ट उसको एक्सेप्ट कर लेता था, फिर उस पर बहस होती थी, आर्ग्यूमेंट्स होती थी। अभी क्या है कि अभी आपको एक छोटी से छोटी जो एप्लीकेशन है वो डिजिटली आपको पहले ई कोर्ट का जो पोर्टल है उस पर फाइल करनी पड़ेगी, प्रॉपर बुक मार्किंग और OCR वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो गई हैं। तो बेसिकली पहले जो प्रैक्टिस थी वो थोड़ी सी आसान थी, लेकिन अब जो है, अब प्रैक्टिस थोड़ी सी और मुश्किल होती जा रही है। एक अच्छा लॉयर बनने के लिए सबसे पहली चीज़ आपकी नॉलेज, आपको आदत होनी चाहिए पढ़ने की। समझ गया, केस रीड करना, ठीक है। आपको आदत होनी ही चाहिए पढ़ने की, क्योंकि ये हमारा जो प्रोफेशन है ना हमारा जो प्रोफेशन है, इसमें पूरी लाइफ आपको पढ़ना ही पड़ेगा, पूरी लाइफ। आप बूढ़े हो जाओ, जब मैं कह रहा हूँ कितनी भी एज हो जाए, कितनी, आप पढ़ना नहीं छोड़ सकते। और ये अगर आपकी हैबिट में नहीं है तो मुश्किलें बहुत ज़्यादा होने वाली हैं। मूवीज में मैंने देखा है कि उन जो लॉयर्स होते हैं बड़े बड़े, उनके इतने बड़े बड़े बुक शेल्फ्स, इतनी मोटी, मतलब ये बात सच है
कि उन्हें पढ़ना पड़ता है इतनी मोटी मोटी बुक्स जो इतने भी हमारे एग्जैक्टली वो पढ़नी पड़ती हैं, लेकिन आज थोड़ा सा और आसान हो गया है वो डिजिटली हो गई चीजें इंटरनेट की वजह से। इंटरनेट की वजह से। वही 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 पहले लोग इतनी बुक्स पढ़ते थे, ऐसा नहीं है कि सारी बुक्स जो रखी हैं वो सिर्फ बुक बैंक है, दिखाने के लिए है, ठीक है। बहुत सारी जजमेंट्स, केस लॉज, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें। और मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस प्रोफेशन में आ रहे हो ना, सबसे पहली चीज़ जो है आपको हैबिट होनी चाहिए पढ़ने की। समझ गया, कितना टाइम आप दे सकते सकते हैं। दूसरी चीज़ हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क। समझ आप ये प्रोफेशन ऐसा है कि हमारे प्रोफेशन में आप किसी भी कोर्ट में चले जाओ, आप देखोगे कि कितने एडवोकेट्स हैं, कंपटीशन इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा है। तो एक क्लाइंट को अगर आपने ढंग से डील नहीं किया ना, एक क्लाइंट को आप उसको प्रॉपर टाइम नहीं दे पाए या प्रॉपर उसको समझा नहीं पाए, तो वही क्लाइंट आपको पता नहीं है कि किस क्लाइंट को वो रेफर कर दे, आपको कितना बड़ा केस रेफर कर दे। खुद क्या पता एक छोटी सी चीज लेके, एक छोटी सी क्वेरी लेके आए हो आपके पास, लेकिन पता नहीं है आपको को किसका रेफरेंस आपको रेफरेंस आ जाए। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। तो दूसरी चीज यही होगी कि जो भी क्लाइंट आपके पास आता है, जो भी क्लाइंट आपके पास आता है, आपको प्रॉपर तरीके से, आपको अगर पता नहीं है तो आप अपने सीनियर की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में पढ़ सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो हार्ड वर्क हो गया। और काम करने के लिए एडवोकेट्स का मैं आपको बता दूं कि एडवोकेट्स के फ़ोन ना कभी बंद नहीं होते, बिल्कुल ना कभी साइलेंट पे होते हैं कोर्ट के अलावा। रात को 1 बजे, 2 बजे, 4 बजे, सुबह कभी भी किसी का भी कॉल आ सकता है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। और आपको उसके लिए रेडी रहना पड़ेगा। और आपकी इनिशियल स्टेज में तो बिल्कुल बिल्कुल इस बात से ध्यान आया ना, मैंने जो आपको कॉल करा था रात को 2:30 बजे कॉल किया था और आपने कॉल उठाया था, जबकि मेरे भाई से, मतलब मैं आपसे डायरेक्टली नहीं मिला, मेरे भाई के थ्रू मैं आपसे मिला, बट बिल्कुल, आपने रात को 2:30 बजे मेरे को एंटरटेन किया। बेशक मेरी बिल्कुल फ्री की क्वेरी थी, मगर आपने 2:30 बजे भी 1 घंटा लगाया, मुझे समझाया, तब मैं सो पाया। तो आपकी ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है। बिल्कुल, मैं वही चीज़ कहना चाहूँगा कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी। कोई आदमी, वो कहते हैं ना कि हर आदमी खुशी में फ़ोन नहीं करता, और सही हमें बात तो है। दुख में ज़्यादा लोग कॉल करते हैं, कहीं भी फंस गया है ना? भाई हाँ, कॉल कर यार, कि किसी यार भी एक बार, टाइम हो, किसी भी टाइम। तो कोशिश आप ये करो कि अवेलेबल रहो जितना ज़्यादा हो सके, और आपकी इनिशियल टाइम में तो बहुत ज़्यादा। इनिशियल फेज तो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा स्ट्रगलफुल, बट ठीक है, वो जो वो 5-6 हर साल प्रोफेशन में है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर हमारा ये प्रोफेशन आपको मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपसे ज़्यादा स्ट्रगल करवा रहा है और आप करने के लिए रेडी हो, तो आपका जो सवाल था, वो इल्यूजन जो आप पूछ रहे थे, वो वो हो 100%, सकता है। हाँ बिल्कुल, वही वही मेरे को बस यही चीज बिल्कुल कंफर्म 101%। समझ गया। आपका डेडिकेशन जो है, आपकी नॉलेज जो है, नॉलेज पढ़ने से ही आएगी, पढ़ने से डेली बेसिस पे ठीक पढ़ना है? पड़ेगा। और डेली बेसिस पे आप कोर्ट जाते हो, चारों तरफ आपके ज्ञानी ही हैं, किसी से भी डिस्कस करोगे तो, अगर आप एक लॉ के हिसाब से, एक किसी केस के हिसाब से, या किसी अपने काम से रिलेटेड किसी से डिस्कस करोगे, तो मेरे हिसाब से ऐसा कोई लॉयर होगा नहीं जो आपको नहीं बताएगा, जो नहीं गाइड करेगा। बिल्कुल। और वो कहते हैं ना कि समझदार बनना है तो उसके लिए पहले तुम्हें बेवकूफ बनना पड़ेगा, वरना समझदार तुम बन ही नहीं पाओगे। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा एक बात और बताओ, आपने जो इतनी चीजें बताई, मैं एक आपसे स्पेसिफिक क्वेश्चन करूंगा, मतलब क्या हम इस स्टेटमेंट को सही कह सकते हैं कि अगर एक बंदा लॉ करता है, अपने करियर को डेडिकेटेडली, मैं अजम्पशन लेके चल रहा हूँ, वो डेडिकेटेड भी है, वो स्मार्ट भी है, हार्ड वर्किंग भी है, और वो पागल है पैशन के लिए, तो क्या वो लॉ करने के 10, 11, 15 साल बाद, क्या वो एक बहुत अच्छी लग्जूरियस लाइफ, अब अगर मैं आजकल के बच्चों की टर्म्स में बोलूँ, तो क्या वो एक BMW गाड़ी के अफोर्ड कर पाएगा 10 साल, 11 साल, 12 साल बाद, अगर वो पागलों की तरह दिन रात नहीं देख रहा, इनफ स्मार्ट भी है, हर बंदे से सीख रहा है, तो क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि ये क्वेश्चन है ना, मेरे हिसाब से शायद बहुत लोगों के आज जो पाथ है उसको चेंज करवा देगा, अगर इसका आंसर, तो आपके हिसाब से क्या लगता है आपको? मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि
पिछले सवाल में हमने ये बातें की हैं, लेकिन मैं फिर से एक बार चीज़ें क्लियर करना चाहूँगा कि इम्पॉसिबल तो नहीं है। ठीक है। और जो आपने पिछले सवाल में जो बोला था कि एक केस आएगा और 4 साल काम करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो एक केस ऐसा नहीं है कि तभी आ जाएगा कि आपने स्टार्ट किया और चीज़ें हो गई। और एक केस ऐसा आ भी गया तो उसके लिए आप उसको आप कर भी पाओगे या नहीं, इतनी नॉलेज आपके पास है या नहीं है। समझ रहे हैं आप? मतलब अगर आप कह रहे हैं कि 10 साल में, वो डेडिकेशन के ऊपर है। कुछ लोग होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास आते हैं, तो वो इतना इतना अच्छे से चीज़ों को पिक कर लेते हैं ना, इतने अच्छे से सीख लेते हैं बहुत कम टाइम में। ड्राफ्टिंग होगी या फिर रिसर्च होगी, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को इतना अच्छे से पिक कर लेते हैं। और कोर्ट में भी आप कभी जाओगे, कभी भी वो जाते हैं, कभी उनको बोल दो तो इतना कॉन्फिडेंस के साथ वो जाते हैं ना कोर्ट में कि अरे मुझे काम दो सर, आप बताओ मेरे को क्या करना है, मैं करके आऊँगा। डर ही नहीं होता उनके अंदर, समझ गया। बिल्कुल भी। वो बच्चे मेरे हिसाब से आगे जाके, लेकिन इसमें ना कोई आप टाइम लिमिट नहीं कर सकते। समझ गया। मतलब इसमें मैं कोई ये नहीं बता सकता कि आप 10 साल में BMW ले लोगे, होने को 4 साल में हो जाए। हाँ होने को। समझ गया। बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी भी हैं कि कोई एक बहुत अच्छा केस आया और आपने अपने किसी सीनियर के साथ मिलके वो किया, ठीक है, तो उसमें जो आपके करने की चीज़ें वो आपने करी, ठीक है, और बाकी चीज़ें आपके सीनियर कर रहे हैं, ठीक है, उसमें भी आपको नो समझ गया, समझ गया, समझ बहुत अच्छा प्रॉफिट आ गया। और रही बात BMW की, तो उसकी बात, ये बात सच है कि क्या पता एक केस ही ऐसा आ जाए जो आपकी लाइफ बदल दे, एकदम ट्रैक पे आ जाए। और कई बार ये चीज़ें करने के लिए ना बहुत समय चला जाता है। समझ गया। और एक और चीज़ जो आप ने पूछी लग्जीरियस लाइफ की, मैं बता दूं कि लग्जीरियस लाइफ ना हर इंसान का ना एक अपना दायरा होता है दायरा होता है कि उसके लिए क्या मीनिंग है लग्जरियस हाँ लाइफ का। लग्जरियस। अब आप जिम जाते हो, आप जिम मिस नहीं कर सकते संडे को भी। संडे को जिम नहीं खुला हुआ तो आप घर पे वर्कआउट कर रहे हो। बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से आपके लिए लग्जीरियस लाइफ यही है कि आपको उसके लिए समय मिल रहा है, आप अच्छे से कर रहे हो, आप खुश हो। उतनी खुशी आपको क्या पता किसी BMW में बैठ के ना मिले जो आपको जिम जाके मिल रही है। हालांकि BMW में ज़्यादा मिलेगी, मुझे पता है वो लेकिन टैग ही हाँ ऐसा है ना। हाँ है ना, तो बस वही है। और हम, हालांकि मेरे को इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। बहुत सारे लो होते हैं, जैसे क्रिमिनल लो हो गया, या फिर आपका कॉर्पोरेट लो हो गया, या साइबर क्राइम्स हो रहे हैं तो साइबर लो हो गया। तो मतलब कौन सा लो ऐसा है जिसको परस्यू करना चाहिए कि बंदा किस लॉ में पैसा बहुत ज़्यादा है, किस लॉ को हम पैसों से जोड़ सकते हैं कि भाई इस केस के अंदर आ जाओ, मेहनत बहुत है बट हाँ ये वाला जो लॉ है पैसा बहुत दिलाएगा। पहले इसको थोड़ा सा, इस सवाल का जवाब मैं कैसे आपको बताऊं। सबसे पहले जब आप इस प्रोफेशन में आते हो तो पैसे को अगर भूल ही जाओ तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है। कि क्योंकि जितना ज़्यादा पैसा करोगे उतना कम आप सीख पाओगे। समझ गया, बिल्कुल सही बात है। पैसे के पीछे भागने वाला इंसान नॉलेज नहीं ले पाएगा। और बहुत सारे जूनियर्स हैं जो इंटर्नशिप में बेसिकली जो आते हैं और वो डायरेक्टली बोल देते हैं कि सर इंटर्नशिप में हमें कितना क्या मिलेगा, कितना क्या मिलेगा, और ये सारी चीज़ें। तो मैं आपको बस यही, जो नए जो बच्चे जो सोच रहे हैं इस चीज़ में, इस प्रोफेशन में आने के लिए, लॉ में एडमिशन के लिए सोच रहे हैं, या फिर उनके बाद उनकी इंटर्नशिप वगैरह भी होगी, तो उसके लिए क्या है, बेसिकली सबसे पहले पैसे को आप भूल जाओ तो ज़्यादा बेटर है। सीखने पे ध्यान दो, प्रोसीजर समझो क्या है। रही बात, आप डोमेन की बात कर रहे हो कि क्रिमिनल लॉ या फिर सिविल, देखो पैसा तो हर एक जगह है, वो घूम फिर के बात फिर उसी चीज़ पे आ जाएगी, कितने डेडिकेटेड हो आप अपने काम के लिए। लेकिन जैसे साइबर, मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, जैसे आप साइबर के लिए, साइबर लॉ के लिए पूछ रहे थे,
साइबर क्राइम होता है, ठीक है, वो भी क्रिमिनल लॉ में आता लॉ है। में अच्छा, मतलब आता है। साइबर के लिए कोई अलग लॉ नहीं है, क्रिमिनल लॉ में साइबर लॉ है। हाँ ठीक है। एग्जैक्टली ठीक है। आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारे सोशल मीडिया पे मूवीज वगैरह भी इस पे बनी हैं, जमतारा वगैरह हो हाँ, गई, जमतारा, हाँ है हाँ ना, हाँ। बहुत सारी चीजें। तो साइबर जो क्राइम है आता तो वो भी क्रिमिनल लॉ के अंदर ही है। बिल्कुल। तो बेसिकली हो गया जैसे आप क्रिमिनल, मैं एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहूँगा कि जब मैं स्टार्टिंग में, जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, मैंने इंडिविजुअली अपना काम जब स्टार्ट किया था, तो उस टाइम पे मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं तो सोच भी नहीं पाया था कि मुझे क्रिमिनल लॉ में जाना है या मुझे मैट्रिमोनियल लिटिगेशन ही करनी है या फिर मुझे कॉर्पोरेट में जाना है या कुछ। तो मेरा क्या था, मेरी जो सोच थी उस टाइम पे कि उस टाइम पे आपके पास ना, आप इस ऑप्शन को रखो ही मत कि मुझे क्रिमिनल करना है या सिविल करना है। अच्छा, ठीक है। जिस तरह के केस आएंगे, क्योंकि लॉ तो पूरा ही पढ़ना है आपने आपने छोड़ दो सकते नहीं। आईपीसी भी पढ़नी है, सीपीसी भी पढ़नी है, सीआरपीसी भी पढ़नी है, आपको एविडेंस भी पढ़ना है, ठीक है, आपको हिंदू मैरिज एक्ट भी पढ़ना है, आपको मुस्लिम भी पढ़ना है, सब कुछ आपको पढ़ना है। तो अगर आप इस चीज़ को छोड़ ही दें कि मैं अभी फ़िलहाल के लिए कि मैं स्पेसिफिक यही केसेस करूँगा, कि जैसे मैं सोच रहा हूँ कि मैं सिर्फ सिविल के केसेस करूँगा, मनी मैटर्स हो गए, रिकवरी होगी, कमर्शियल सूट्स हो गए या प्रॉपर्टी से रिलेटेड इंजंक्शंस हो गए, मैं वही करूँगा। तो मेरे पास अगर कोई क्रिमिनल केस आता है तो मैं उसके लिए मना कर दूंगा। मेरे इनिशियल, आप सिविल कर रहे हो, आपके पास क्रिमिनल रहा है, महीने में आपका एक केस आया क्रिमिनल, वही आपने छोड़ दिया, किसी और को रेफर कर दिया, तो आप तो बैठे रह गए। सही बात है, बिल्कुल। मतलब अपने डोर्स ओपन रखने हैं, तुम कोई से भी आओ, वो ओवर द पीरियड। आपको नहीं पता तो आप पूछो, सीखो। और कोई ऐसा तो है नहीं कि ये आज ही करना है सिर्फ, या सिर्फ यही केस करना है, तो सारी जिंदगी आपका काम ही ये है। बिल्कुल। क्रिमिनल केसेस भी आएंगे, सिविल केसेस भी आएंगे, हर तरह के लिटिगेशंस, एनसीएलटी, डीआरटी, ठीक है, मैट्रिमोनियल लिटिगेशंस, सब जो काम आपके पास आ रहा है आप करो। आपको नहीं पता है आप पूछो। समझ गया। तो बेसिकली आपको मैं ये नहीं कह सकता कि बहुत सारे ऐसे लॉयर्स हैं जो एक टाइम पे जाके जिन्होंने कि मैं क्रिमिनल ही कर लेता हूँ, वो ठीक है। एक टाइम पे जाके जो एक आपका टाइम पे sentence, जाके, हाँ, एक टाइम पे जाके कि जब आपको एक्सपीरियंस इतना हो जाता है। समझ गया। जैसे मैं बात करूँगा, एक हमारे यहाँ द्वारका में ही है, पालम में आर.एन. शर्मा जी हैं, ठीक है। तो वो मास्टर हैं क्रिमिनल के। क्रिमिनल। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सिविल नहीं करते, समझ गया। वो सिविल भी करते हैं। और फिर एक टाइम के बाद जब आप क्रिमिनल केसेस कर रहे हैं तो आपकी वो जो आपके लिंक्स हैं वो सारे उसी हिसाब से जाने शुरू हो जाते हैं कि अगर मैंने एक किसी क्रिमिनल केस में काम किया तो उसके जो क्लाइंट्स थे वो मुझे उसी तरीके की केस या उससे रिलेटेड केस ही मेरे को रेफर करेंगे। उसमें एक्सपर्टीज हाँ, स्टार्ट हो लेकिन जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो उनके पास कोई सिविल लिटिगेशन आई या सिविल केस आया तो नहीं, सब करना है आपको। हाँ, एक टाइम के बाद आके अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे सिर्फ क्रिमिनल करना है, मुझे सिर्फ सिविल करना है, तो आप जा सकते हैं। लेकिन आपका जो इनिशियल जो स्टेज है ना, आपको काम छोड़ना नहीं है। कुछ भी आए, कोई हमें काम सब छोटा करना है। होता ही नहीं है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, समझ गया। तो अभी जैसे आप फिलहाल 10-11 साल हो गए, आपका अपना खुद का ऑफिस है, तो इस टाइम आप मोस्टली कौन से केसेस हैंडल कर रहे हैं? अब मैं बता देता हूँ, केसेस में मेरे पास 50-50 रेशियो है, क्रिमिनल भी है सिविल भी है। क्रिमिनल इसलिए है क्योंकि जब इंडिविजुअली मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे पास बहुत सारे क्रिमिनल केसेस ही आए थे, ओके। बहुत सारे। और मैंने जब इंटर्नशिप स्टार्ट करी थी तो वो भी क्रिमिनल लॉयर ही थे। समझ गया। तो उनकी एज आई थिंक, शर्मा जी जो हैं, आर.एन. शर्मा जी और अश्विनी कुमार शर्मा जी उन्हीं के बेटे हैं, तो उनके पास मैंने स्टार्ट किया था। तो क्रिमिनल और मैट्रिमोनियल लिटिगेशन उनके पास थी, वहाँ काम मुझे सीखने को मिला। उसके बाद 1 साल बाद मैंने फिर गौरव जैन है उनको ज्वाइन किया था, तो वहाँ पे भी सारा क्रिमिनल ही था। तो इसी बीच क्या हुआ कि मेरे पास किसी के रेफरेंस से
किसी के क्या गौरव जैन सर जो थे, उन्हीं के रेफरेंस से मेरे पास काम आया एक कंपनी का, लॉजिस्टिक कंपनी थी एक। यहाँ पे ये चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी कि लिंक्स कितने इंपॉर्टेंट है। एक रिलेशन आप किसी के साथ मेंटेन करके रखते हो अच्छे से, तो वो कितना आगे जाके कितना आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। तो क्रिमिनल तो मैं कर ही रहा था, तो मुझे वहाँ से आया। तो एक कंपनी है यहाँ पे थी, आई थिंक उसका नाम कार्गो प्लानर्स लिमिटेड करके, ठीक है। तो कंपनी थी, उसका काम मेरे पास आया। उन्होंने ही मेरे को उन्हीं के रेफरेंस से आया कि आप जाओ एक बार बात करके आओ और देखो क्या काम है उनका। तो उनका सारा सिविल रिकवरी का काम था, सूट फॉर रिकवरी थी और 138 था, चेक बाउंसिंग के जो बेसिकली केसेस होते हैं। तो मैं क्रिमिनल भी कर रहा था। और मैं सच बताऊं, आज बैठ के मैं ये बात इसीलिए कह रहा हूँ कि आपको ये नहीं करना है कि मैं सिर्फ क्रिमिनल केसेस ही करूँगा, ठीक है। तो मेरे पास सिविल का काम आया, रिकवरी का, हालांकि मुझे इतनी उस बारे में इतनी नॉलेज थी नहीं, ठीक है। तो फिर मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी, लोगों से पूछा, पता किया। एक मेरे सीनियर थे, सीनियर थे क्या, हैं अभी भी, अंकित सर, अंकित कैंत नाम है उनका। तो उन्होंने मेरे को समझाया कि रिकवरी केसेस में कैसे चीज़ें होती हैं, कैसे नहीं होती हैं, ठीक है, कैसे आपको चीज़ें करनी चाहिए। तो मैंने वो काम छोड़ा नहीं। हालांकि एक समय के लिए मेरे दिमाग में आया था कि कंपनी का काम है और उनके पास आई थिंक लिटिगेशन जो थी वो थी मतलब 100 के आसपास तो थी। और मेरा इनिशियल 2014 में मैं पास आउट हुआ था, और ये आई थिंक जनवरी 2015 की बात है जब वो काम मेरे पास आया था। तो एकदम से इतना काम देख के मैं भी एक बार तो थोड़ा सा ये हो गया था कि यार ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जब आप चीज़ें करने की कोशिश करते हो तो चीज़ें हो जाती हैं, बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब क्या हुआ, उस कंपनी में जितने लोग भी जो जो एडिशनल डायरेक्टर्स थे या जो अकाउंट्स में थे या और जो अच्छा काम कर रहे थे, पुराने लोग थे, जब वो वहाँ से गए, उन्होंने अपनी कंपनियाँ खोली, तो लीगल एडवाइज़र की ज़रूरत उनको भी थी। बिल्कुल सही बात है। तो उसके बाद जितने भी लोगों ने वहाँ से अपना काम स्टार्ट किया, सब के सब, ऑलमोस्ट मैं कह रहा हूँ कि अगर 10 लोगों ने काम स्टार्ट किया तो 8 लोगों का काम मेरे पास है। वही लिंक्स वो मल्टीप्लाई होता चला गया। और उन जो वहाँ पे काम करते थे उन लोगों ने भी मतलब मेरे को इतना काम रेफर किया है, मैं बताऊँ आपको। तो मतलब सिविल और क्रिमिनल मेरे पास दोनों हैं। अब बेसिकली होंगे आई थिंक 50% मेरे पास कमर्शियल सूट्स और रिकवरी, क्योंकि इनकी जो लॉजिस्टिक कंपनियों की जो लिटिगेशन होती है वो रिकवरी की होती है, 138 एंड रिकवरी। समझ गया। तो ऐसे ही बेल्स का है, सॉरी क्रिमिनल केसेस का है। तो वो उधर से जो लिंक्स है उनका, अगर किसी का काम अच्छा करके मैंने दिया है तो उनके रेफरेंस से भी केसेस आज तक आ ही रहे। समझ गया, बिल्कुल समझ गया। तो मेरा ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता दूंगी जी मैं सिविल ज़्यादा कर रहा हूँ या क्रिमिनल, मैं दोनों चीज़ें, मैं ऑल काइंड ऑफ लिटिगेशन समझ गया। कर रहा हूँ। यहाँ पे वैसे कोर्ट होते हैं जैसे हम सनी देओल के पिक्चर में देखते थे, जज ऑर्डर करता रहता था, सनी देओल यहाँ से लड़ रहा है, एक बंदा यहाँ से लड़ रहा है, 2 कटघरे हैं, क्रिमिनल यहाँ खड़े हैं। तो ऐसा ही होता है या कुछ अलग पिक्चर होती है रियलिटी में? वो बिल्कुल ही अलग चीज़ें हमें दिखाई जाती हैं, बिल्कुल ही अलग चीज़ें। वो बेसिकली वो कहते हैं ना कोर्ट ड्रामा, तो ड्रामा ही है वो। बहुत बहुत ही अलग चीज़ें। आप कभी कोर्ट में आओगे, हाँ कोर्ट में ये होता है कि 2 एडवोकेट्स थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में अपनी अपनी बात को कोर्ट के सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन वो जो कोर्ट में जो बेसिकली मूवीज़ में दिखाया जाता है उससे बिल्कुल ही अलग है। बहुत ही डिसेंट हमारा ये जो प्रोफेशन है, और हम एक दूसरे के सामने खड़े होके कोर्ट में हम कितनी भी आर्ग्यू कर लें, कोर्ट से जब बाहर निकलते हैं हम, वो हाथ मिलनी है तो हमारे हाथ और हम एक दूसरे के गले मिलते ही। समझ गए। वही वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होगी ना कि बिल्कुल। चाहे कोई भी हारे कोई भी हाँ जीते, लास्ट बिल्कुल में तुम बिल्कुल स्पोर्ट्स पर्सन हो, बिल्कुल तुम भाई हो। बिल्कुल, आप अपना 100% दो। समझ गया। जो अभी मैं लग्जूरियस वाली बात कर रहा था,
देखो जब आपने लॉ शुरू करी होगी कुछ एक्सपेक्टेशंस तो आपकी भी होंगी, बेशक वो इल्यूजनल हो, बेशक वो टीनेज में हो। बहुत ज़्यादा। क्या वो एक्सपेक्टेशंस, अब आपको 11 साल हो गए तो शायद आप बहुत अच्छे से बता सकते हो, क्या वो एक्सपेक्टेशंस आपकी पूरी हुई हैं? देखो जो आपका सवाल था कि जब मैंने ज्वाइन किया था और जो मैं अब हूँ, हाँ। उस टाइम पे क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई थी, मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत ज़्यादा हाई होती हैं उस टाइम पे। और इस प्रोफेशन को इज्जत भी बहुत मिलती है, बहुत। तो माइंड में वो चीज़ें रहती हैं, लेकिन थोड़ा समय और लगेगा। थोड़ा समय और लगेगा, बट फिर भी। डेफिनेटली थोड़ा समय और लगेगा, लेकिन हम्म। जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, हम्म। मैं अपन पीछे मुड़ के अगर देखता हूँ, हम्म। जहाँ से मैंने शुरू किया था, हम्म। क्योंकि मैं बेसिकली हरियाणा से हूँ। समझ गया, वो लैंग्वेज में भी आ रहा है। हाँ, मैं हरियाणा से हूँ। हाँ। और सबसे बड़ी दिक्कत हमारे साथ क्या होती है, अगर मैं हरियाणा में ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं जिस जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ वहाँ पे ऑलरेडी लोग मुझे जानते हैं, मेरे फादर को जानते हैं, मेरे दादा सबको जानते हैं। तो पता चल जाता है ऑलरेडी लोगों को कि जी फलाने का लड़का है, ये वकील बन गया है। तो कोई भी चीज़ें कुछ भी पूछने के लिए है या फिर कोई राय मांगने के लिए लोगों को पता चल जाता है, वो आ जाते हैं डायरेक्टली। यहाँ आने के बाद आपको बिल्कुल ही ज़ीरो से स्टार्ट करना है। समझ गया। यहाँ और आपने खोला, यहाँ पे अपना ऑफिस यहाँ खोला है। यहाँ पे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मुझे नहीं जानता कोई भी। हाँ बिल्कुल सही बात है। कोर्ट में मैं जा रहा हूँ, कोर्ट में भी समय के साथ एडवोकेट्स आपको जानना शुरू करते हैं, और जानेंगे तब जब आप किसी केस में पेश होंगे। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, केस आपके पास आएंगे कैसे, आपके लिंक से। लिंक आपके हैं ही नहीं, तो उस पर एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है आपको। लिंक्स बनाने के लिए बिल्कुल। ठीक है, और वो ज़रूरी नहीं इंडिविजुअली कोई किसी कोई पड़ोसी ही है या फिर कोई जानकार भी है। मैं आपको सच बताऊं, देखो फैमिली का ना बहुत बड़ा हाथ होता है एक एडवोकेट के पीछे ना, क्योंकि मेरे ब्रदर हैं, उनके रेफरेंसेस से, या मेरे जो यहाँ पे जो मेरे कज़न्स हैं, या तो सबके रेफरेंसेस से कुछ ना कुछ काम आता है। लेकिन इसमें मैं अपने आप को थोड़ा सा अनलकी मानूंगा कि मुझे आज तक है मेरे लिंक्स में, मैंने जिनसे बात करी, जो जिनके साथ मेरी जान पहचान थी, उसके अलावा अगर आप पूरे मेरी फैमिली का अगर आप सोच के चलो तो मुश्किल से 1% काम आया होगा कि किसी ने, मेरी फैमिली ने, मतलब क्योंकि ऐसा हमारा, क्योंकि मैं भी फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ, ऐसा कोई काम भी नहीं था, और सब अपनी अपनी जॉब्स में और उसमें मशरूफ रहते हैं, है ना। तो ये भी बड़ी दिक्कत वाली बात है फर्स्ट जनरेशन लॉयर के लिए। फर्स्ट जनरेशन तो कोई भी प्रोफेशन चूज कर लो, वो बंदा इतनी दिक्कतें फेस करेगा ना लिंक्स बहुत बनाने दिक्कतें में। आती हैं लिंक्स बनाने में। और मैं आज तक जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं, टोटली वही, अगर किसी का एक काम किया तो उसने 2 रेफ़र किए हैं। ऐसे चलते चलते मैं आज यहाँ बैठा हूँ। समझ गया। वही जो आपने बात करी थी डेडिकेशन, तो वैसे तो हम ऑनलाइन या सोशल मीडिया पे रिवील नहीं करते, जैसे मैं रिवील कर रहा हूँ कि एक सीए बनते ही मैं कह सकता हूँ कि अगर कोई भी बच्चा सीए करता है तो सीए बनते, अगर उसकी मेंटोरशिप, एक्सेप्शन है, मेंटोरशिप अगर उसकी सही है तो वो पर मंथ 7 डिजिट इनकम कमा सकता है। ये मैं श्योरिटी से कह सकता हूँ। तो अभी आपकी लाइफ में, तो आपसे स्पेसिफिकली पूछ रहा हूँ, क्या आपका मंथली 7 डिजिट कंप्लीट होता है? क्योंकि ये मैं मतलब ऐसा नहीं कह रहा कि आप स्पेसिफिकली बताओ, बट ये क्या है ना, बच्चों की लाइफ के अंदर एक वैल्यू एड ऑन कर देगा कि हाँ यार, ये जो 7 डिजिट चलता है वी कैन अचीव। क्योंकि मैं इस प्रोफेशन को है ना, जैसे जो सीएस होते हैं वो कहते हैं सीए बनो, सीए बनो, सीए बनो, नहीं, मेरे को ये प्रोफेशन दिल से बहुत पसंद है और मैं चाहता हूँ कि बच्चे इस प्रोफेशन में जाएं। बट वो एक, कुछ भी कह लो, देखो पैसा फैक्टर है, तो क्या ये 7 डिजिट आप अचीव करना, मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से बता देता हूँ। देखो, थोड़ी देर पहले हम जिस चीज़ की बात कर रहे थे कि 7 डिजिट, वो एक ही केस दे के चला जाता है आपको। मेरे पास 6-7 कंपनियां हैं, ठीक है,
तो क्या पता एक ही कंपनी देके चली जाए। डन, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, और क्या पता इनिशियल स्टेज में तो ऐसा था कि पूरा पूरा महीना निकल जाता था, कुछ नहीं केस छोड़ो इंक्वायरी करने भी कोई नहीं आता था, समझ गया, जो समझ पुरानी चीज़ें हुई। लेकिन आपको आपका जो रूटीन है हम्म, वो नहीं छोड़ना है आपको। समझ गया। और रही बात 7 डिजिट की, तो डिजिट्स ना हमारे प्रोफेशन में एक टाइम के बाद ना बस वो डिजिट्स ही लगती हैं। फिर वो मतलब मैं यही कहना चाहूँगा कि पैसा बहुत है। पैसा बहुत है, मतलब इनडायरेक्टली 7 डिजिट अचीव हो चुका है, शायद उससे भी ज़्यादा। तो ये बहुत बेस्ट चीज़ है, क्योंकि जो आने वाली जनरेशन है, आप तो देखोगे क्वालिटी लॉयर्स बहुत कम, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बट क्वालिटी लॉयर्स जो हैं वो बहुत कम है। आपको भी पता है, अगर आज के टाइम में कोई केस होता है ना, तो ये ढूंढना ही मुश्किल है एक अननोन बंदे के लिए जिसके पास रेफरेंस में कोई नहीं है कि क्वालिटी लॉयर कौन है, क्योंकि हर बंदा पागल बनाने के लिए बैठा है। हर बंदे को उतनी नॉलेज नहीं है। जैसे आपका, मुझे आपका कैसे पता चला, मेरा भाई है जिसने जो आपके साथ रहा है, बिल्कुल। उसने मेरे को बताया है कि भाई उस बंदे का पैशन ही अलग है। वो बंदा लो चलता फिरता लो है, वो किसी भी केस में कहीं भी लो कर देगा, कहीं भी, क्योंकि उसने शायद एक आधे केस आपके साथ देखे हैं, रोड पे देखे हैं। तो एक लॉयर वो होता है, अगर छोटा सा ट्रैफिक केस भी है तो वो इतने प्रोफेशनली डील कर दे कि अगला बंदा सोचे कि यार ये कैसा लॉयर मिल गया, जिसने ऑन द स्पॉट ही डील कर दे। और शायद एक केस आपका हुआ भी था मेरे भाई के साथ ऑन द रोड, ठीक है। तो उससे मेरे को पता चला, और आगे आने वाले टाइम में और पीछे गया जो टाइम है उसमें एक छोटा सा केस हुआ भी था मेरे साथ, वो मैं बताऊंगा नहीं। एक उस टाइम भी मैंने यही सोचा था कि कुछ भी बात बिगड़ जाए, आप बैठे हो, आप संभाल लोगे। वो क्यों? क्योंकि आपके बारे में पता था। बट अगर मुझे नहीं पता होता तो शायद मैं पहले लुटता किससे, एग्जैक्टली। शायद कोई ना कोई लुटता। अभी लास्ट वीक की बात है, तो हम बात कर रहे थे, मैं और एक मेरे कलीग हैं, बैठ के बात कर रहे थे। तो उनका एक क्लाइंट था, वो आया, तो ऐसे ही डिस्कशन हो रहा था केस के बारे में, चीज़ें डिस्कस कर रहे थे हम लोग। तो फिर उसके बाद उस क्लाइंट ने जो बात बोली, वो आपका बेसिकली सवाल है। हाँ, हाँ, अच्छा, हाँ, समझ गया। मगर ये चीज़ है ना, बहुत मैटर करती है कि तुम्हारे नॉलेज में अच्छा लगे। वो कह रहा कि पता कैसे करें कि ये एडवोकेट बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। अब सबने काले कोट पहने हुए हैं और सब ऑलमोस्ट, मतलब बहुत ही कम 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 कहूँगा मैं इसको, कैसे कहूँगा कि श्योरिटी तो हर इंसान देता है। कोई आदमी मेरे से काम करवाने आएगा, मैं उसको ना तो नहीं करूँगा, ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल। ठीक है। लेकिन यहाँ पे एडवोकेट्स को भी थोड़ा सा ना समझना चाहिए। मैं एक चीज़ बोलूँगा कि चीज़ें अगर क्लियर करके पहले से चले कि यहाँ तक इसमें इतने चांसेस हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं, उसके बाद फिर आगे चलेंगे, यहाँ तक आपकी लड़ाई ऐसे चलेगी, ठीक है। मतलब उसको ना शीशा दिखाना चाहिए, हाँ, मतलब क्लाइंट को शुरू से कि उसको धोखे में ना रखो। हाँ कि आपका ये हो जाएगा, आपका वो हो जाएगा और मैं तो करवा दूंगा, और ये नहीं। अगर ये चीज़ें हम थोड़ा सा अच्छे से क्लाइंट को समझा पाए तो मेरे हिसाब से क्लाइंट का काम इजी हो जाता है, इजी हो जाएगा, वो पहचान भी पाता है। पहचान भी पाएगा। और रही बात, अब ऐसा तो है नहीं कि कोई किसी एडवोकेट के पास गया, उसने जो भी सजेशंस थे, जो राय थी, जो दी, और वो चीज़ें फिर उन पे जो चीज़ें उसने बताई उन चीज़ों पे वर्कआउट चीज़ें नहीं कर पाई। तो क्लाइंट भी इतने समझदार तो आजकल के हैं कि उनको भी फिर ना देर करनी नहीं चाहिए छोड़ने में उसको, मगर फिर वहीं से वो नाम खराब होना शुरू हो जाता है लॉयर का। अब इसका देखो, मैं इंडिविजुअली तो क्या बोलूँ, वकील का सबसे पहला काम यही है, ईमानदारी से क्लाइंट को चीज़ें समझाना। अगर आप उसमें नाकाम हो रहे हो तो फिर आपके लिए मुश्किलें बहुत ज़्यादा हैं। और आपका एक डॉक्यूमेंट, ये चीज़ आपको समझनी चाहिए कि आपका सिर्फ एक डॉक्यूमेंट
आपके क्लाइंट के लिए बहुत अच्छा भी कर देगा और बहुत लॉस भी कर देगा। तो हर चीज़ एकदम, वो कहते हैं ना, सटीकता के साथ आपको करनी है। समझ गया, क्लैरिटी। एक क्लाइंट आपका ख़राब हुआ तो आप सोचो कि वो पूरा उसका जो आप एक ये सोचो कि एक पूरा चेन सिस्टम ही आपका वहाँ से कट ऑफ हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, वही रेफरेंस खत्म हो जाएगी सारी की बिल्कुल। सारी, एक क्लाइंट खत्म होती। बिल्कुल। सही तो बात है। ये मैं बोलना चाहूँगा कि क्लाइंट्स का नहीं, ये थोड़ा एडवोकेट्स को देखना चाहिए, उनको थोड़ा सा बताना चाहिए। और बताना क्या, उनको समझाना। एक्चुअली बेसिकली क्या है कि बहुत सारी एक्चुअली पुरानी जो प्रैक्टिस है ना, पुरानी कहूँगा या कुछ एडवोकेट्स तो आज भी ये चीज़ें कर रहे हैं कि जो डेट्स वाला सिस्टम है, कि डेट्स वाला सिस्टम लाइक कि पर डेट पे पैसा होता है या जिस तरीके से उनकी डील होती है, कि आज भी कुछ एडवोकेट्स की मेंटालिटी ऐसी है कि वो इस चीज़ पे काम करते हैं कि केस जितना लंबा जाएगा उतना ज़्यादा अच्छा है। वो पैसा आता रहेगा, डेट्स पे डेट्स, समझ गया। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे मैंने मेरे लॉयर फ्रेंड्स देखे हैं जो स्पेसिफिकली एक जो भी उनकी फीस डिसाइड करते हैं, और वो बेसिकली ये करते हैं कि काम जितना जल्दी हो उतना ज़्यादा बेटर है। अगला हर client- एक डेट पे अगर आप थोड़ा सा, मैं आपको बता रहा हूँ कि कोर्ट में अगर मान लो किसी एक केस में 10 डेटें पड़ती हैं और हर डेट पे कई बार ये होता है जजेस छुट्टी पे होते हैं या फिर काम नहीं हो पाया, लेकिन मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर हर एक डेट पे हर एक डेट इफ़ेक्टिवली जाए, और ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, आपके पास ज़्यादा काम है तो आप और स्टाफ भी हायर कर सकते हैं। लेकिन हर केस का अगर हर डेट इफ़ेक्टिवली अगर जाती है तो इससे क्लाइंट को भी रिलीफ मिल जाएगा, वही उसको ठीक लगेगा है, मेरा उसको कुछ भी ज़्यादा बढ़ रहा है। धक्के नहीं खाने पड़ेंगे और हमारा काम भी हो जाएगा। समझ गया। अच्छा मेरे को एक चीज़ और बताओ, हम्म, ये तो शायद मेरा खुद का ही क्वेश्चन है क्योंकि इतना आगे तक बच्चा नहीं पहुंच पाता। देखो कोई भी प्रोफेशनल कोई भी प्रोफेशनल डिग्री है, उससे पैसे दो तरीके से कमाया जा सकता है, ठीक है। पहला जॉब करके, और दूसरा अपना खुद की दुकान खोल के प्रैक्टिस करके, ठीक है। तो मैंने ही देखा है, जैसे मेरी रिलेटिव्स में भी बहुत सारे लोग हैं जो कंपनी में एम्प्लॉय बेसिस पे काम कर रहे हैं, सैलरी बेसिस पे काम कर रहे हैं, और जैसे आपने अपना खुद का ऑफिस खोला है। विच इज़ द बेस्ट, मतलब किसको बच्चों को टारगेट करना चाहिए, मतलब बेस्ट क्या है इसके अंदर? तो इसमें ना सब अगर अपने इंटरेस्ट के हिसाब से देखेंगे तो ज़्यादा बेटर है। ओके। अब हर एक इंसान में, हर एक बच्चे में वो बात नहीं होती कि इंडिविजुअली वो प्रैक्टिस में ही आ जाए। कुछ ऐसे होते हैं जो आते हैं, इस प्रोफेशन में, देखते हैं अरे बहुत स्ट्रगल है भाई, कॉर्पोरेट की तरफ से चले जाते हैं, किसी कंपनी में लीगल एडवाइज़र हो गए। और लीगल एडवाइज़र भी बेसिकली वो भी एक एज के साथ ही आता है, ठीक है। लेकिन हाँ ठीक है, एक उस कंपनी में लीगल टीम में किसी पोस्ट पे चले गए, वो कर गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि पैसा सिर्फ क्रिमिनल लॉ में है, सिविल में। आप कॉर्पोरेट में जाओगे बहुत अच्छे अच्छे पैकेज आपको देखने को मिलेंगे। समझ गया। मेरे एक दोस्त हैं, वो कोटक महिंद्रा में आई थिंक हैं, किस पोस्ट पे हैं, तो बहुत अच्छा पैकेज है उनका, ठीक है। और एक मेरी कॉलेज में एक फ्रेंड थी, वो अभी एक किसी लॉ फर्म में काम कर रही है, और उसके पास बहुत सारी कंपनीज का काम है, कॉर्पोरेट का काम है। बेसिकली वो फर्म कॉर्पोरेट का ही काम देखती है ज़्यादातर, तो उसका भी बहुत अच्छा पैकेज है। बट मेरे अंडरस्टैंडिंग में, मतलब मुझे क्या लगता है, जैसे मेरे अंदर एक इनर फीलिंग है लॉयर बनने की, क्योंकि मैं चाहता था कि कोई मेरे को जाने शुरू से। मतलब मेरे को ये है कि यार अगर तुम्हें कुछ करना है तुम्हें फील्ड पे आके काम करना पड़ेगा। लैपटॉप बजा रहे हो तुम किसी कंपनी बैठ के, मतलब मेरी अपनी चॉइस है, ये मैं औरों के ऊपर नहीं थोप रहा। मेरे को ये लगता है, ठीक है, कि फील्ड में आके काम करो, तुम्हें कुछ सीखने को मिलेगा, तुम्हारी नेटवर्किंग बनेगी। ऐसा नहीं है कि आपको सीखने को सिर्फ कोर्ट में ही मिलेगा।
कॉर्पोरेट लॉ में अगर आप किसी कंपनी में किसी उसमें जा रहे हो, किसी कंपनी में जा रहे हो, तो वहाँ से उससे रिलेटेड काम है, फिर आपके लिंक्स उसी हिसाब से बनते चले जाते हैं। और वहाँ पे भी कोई ऐसा नहीं है कि मतलब वो छोटा काम है या कम पैसे का काम है, आपकी नॉलेज जिस हिसाब से, वो आपको उस हिसाब से पे करेंगे। और एक हमारे प्रोफेशन है ऐसा जिसमें थोड़े आप मतलब बेसिकली मैं कहना चाहूँगा कि पता चल जाता है कि इसको कितना पता है या इसको कितना आता है, आज नहीं थोड़े टाइम बाद वो पता चल जाएगा बहुत बिल्कुल, अच्छे बिल्कुल, से। बिल्कुल सही बात है। तो दोनों ही चीज़ें बेस्ट हैं। इंटरेस्ट आपको देखना पड़ेगा आपका किस में है, ज़्यादा इंटरेस्ट किस में है, समझ हाँ, गया आप कहाँ कंफर्टेबली काम कर पाओगे। अब आपने चूज तो कर लिया कॉर्पोरेट लॉ पैसे के चक्कर में कि शुरू में चलो ठीक है अच्छा पैकेज आ रहा है, हाँ। लेकिन एक टाइम पे आके जब आपको लगेगा ना कि यार मैंने वहाँ ज्वाइन कर लिया था, और आप देखोगे कि मेरा ही एक दोस्त है वो प्रैक्टिस कर रहा है, इंडिविजुअली प्रैक्टिस कर रहा है, तो बहुत अच्छा जा रहा है। मैं जो आने वाले जो बच्चे हैं जो इस करियर को ऑप्ट करेंगे, मेरी एडवाइस क्या होती है, मेरी एडवाइस ये होती है बच्चों को, अगर तुम्हें जॉब का पैशन नहीं है, कुछ होते हैं जो जॉब के लिए पैशनेट होते हैं, अगर तुम्हें जॉब का पैशन नहीं है तो मैं हर बच्चे को ये बोलता हूँ थोड़ा समय लगा लो, बट अपने ऊपर काम, तुम जॉब में जा रहे हो, तुम एक कंपनी के लिए काम कर रहे हो, तुम उस दायरे में फिक्स हो जाओगे। बट जब तुम अपने लिए काम करोगे, जब तुम अपनी स्किल्स पे काम करोगे, अपना प्रैक्टिस खोल के बैठोगे, बहुत तरीके के लोगों से तुम मिलोगे, कई तरीके के केसेस तुम हैंडल करोगे, क्योंकि कॉर्पोरेट में बैठ के तुम क्रिमिनल केस तो हैंडल कर नहीं पाओगे, ठीक है। तो तुम अपने ऊपर काम करो, थोड़ा टाइम बाद पैसा मिलेगा, बट वो पैसा शायद जॉब के मुकाबले ज़्यादा मिले, क्योंकि मेरे सामने कोई इसमें कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको पहले आपका सवाल पूरा क्योंकि मैंने जितने भी केसेस देखे हैं, आपने जितने भी नाम लिए, ठीक है, कोई भी ऐसा लॉयर नहीं देखा मैंने कंपैरिजन में कि जो कॉर्पोरेट में रहकर और बहुत ज़्यादा इन टर्म्स ऑफ मनी अमीर हो, जिसकी अपनी प्रैक्टिस है, क्योंकि नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, कॉर्पोरेट में बहुत पैसा है, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है। इवन कॉर्पोरेट लाइन में तो आप शुरू से ही अर्न करना शुरू कर देते हो, हालांकि एक छोटा अमाउंट होता है, लेकिन आप प्रैक्टिस में आते हो तो मेरे हिसाब से आपको, मैं जब इंटर्नशिप कर रहा था, जब मैंने स्टार्ट किया था या जब मैं एडवोकेट बन गया था, तो तब मैं सीख रहा था अपने सीनियर के पास, तो हार्डली मुझे कुछ मिला हो, ठीक है। तो देखा जाए तो कॉर्पोरेट में ना पैसा बहुत है। बात सिर्फ और सिर्फ आपके इंटरेस्ट की है, सिर्फ और सिर्फ आपके इंटरेस्ट की। आपका इंटरेस्ट, आप कहाँ, अब मुझे करनी इंडिविजुअल प्रैक्टिस है अपनी, मैं क्रिमिनल लॉ में अपना क्रिमिनल केसेस में करना चाह रहा हूँ, और किसी रीज़न से या मेरी फाइनेंशियल कंडीशन को लेके मैं कॉर्पोरेट लाइन में चला जाऊँ, ठीक है, एक टाइम तक आएगा पैसा, शुरू में सारी चीज़ें चल रही है, और मेरे बहुत सारे दोस्त भी हैं ऐसे जो बेसिकली इंडिविजुअल प्रैक्टिस छोड़ के जिन्होंने लॉ फॉर्म्स वगैरह या कॉर्पोरेट लॉ में जो मतलब गए हैं, ठीक है, लेकिन एक टाइम पे आके वो बस कि नहीं यार मुझे छोड़ना नहीं चाहिए था प्रैक्टिस। और कुछ मेरे दोस्त ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छा पैकेज छोड़ के जिन्होंने प्रैक्टिस शुरू करी है, बहुत अच्छा पैकेज छोड़ के, इवन मेरे ही साथ के अराउंड 6-7 लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छा पैकेज छोड़ के प्रैक्टिस स्टार्ट करी है, और अब वो कहते हैं कि यार पैकेज ही ठीक था। तो सब आपके डिसीजंस के ऊपर है, आपके डिसीजन के ऊपर है, और आप कैसे चीज़ों को देखते हैं। सिर्फ पैसा ही चाहिए तो फिर तो कॉर्पोरेट में है ही, कॉर्पोरेट में है वो तो, लेकिन आपको नाम चाहिए, वही तो फिर आपको थोड़ा सा आपके घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे, वही फिर आपको बाहर आना पड़ेगा। मेरी जो इनर फीलिंग है ना, मतलब मैं बेसिकली ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि इस फील्ड में पैसा कम है, इसमें ज़्यादा है, हाँ समझ गया, सब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कहाँ से कमाना चाहते हो, सिर्फ पैसा ही चाहिए
लग्जरियस लाइफ ही चाहिए या नाम चाहिए? नाम है तो पैसा अपने आप आ जाएगा, नाम के पीछे पैसा आता ही आता है, और नाम तब बनेगा जब तुम उसके लिए पागल हो जाओगे। क्योंकि मेहनत करोगे। मेरे केस में क्या है कि तुम कुछ भी कर लो, एक अनपढ़ आदमी है, अगर उसे होटल भी खोलना है और अगर वो पागल है तो वो 5 स्टार सुखदेव जैसा होटल बना लेगा। बट अगर तुम पागल नहीं हो तो तुम एक 5 स्टार को ढाबे पे ले आओगे। बिल्कुल सही बात तो है। इसीलिए 5 स्टार को ढाबे पे तभी लाओगे अगर तुम प्रॉपर ही पागल हो, अगर तुम्हें नॉलेज नहीं है तो। वही 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 नॉलेज होना मतलब सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो नॉलेज ही है। और नॉलेज के लिए हमें कंसिस्टेंसी पढ़ना पड़ेगा, डेली बेसिस पे अपना टाइम देना पड़ेगा। बिल्कुल। वही 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 अच्छा, एक चीज और, हम्म, ये क्वेश्चन मेरा दी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक बच्चा है जो 11th में है, ठीक है, उसने चाहे साइंस लिया हो, कॉमर्स लिया हो, आर्ट्स लिया हो, ठीक है, आप मुझे ये बताओ, और वो पैशनेट है, हम ये अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि वो लॉ फील्ड के लिए बहुत पैशनेट है, तो उसे अपना करियर, मतलब ये डिटेल मेरे को ब्रीफिंग दो कि 11th क्लास के बाद से बच्चे के स्टेप्स क्या होने चाहिए, क्या गलतियां आपने जो करी उस टाइम पे और आज के बच्चों को वो नहीं करनी, कैसे वो बेस्ट लॉयर बन सकते हैं 11th क्लास से, कैसे कैसे स्टेप्स, क्या क्या प्रोसेस है जो उन्हें आगे जाके करनी है। लॉ आपको पता ही होगा, 2 कोर्सेज हैं लॉ के लिए, एक आफ्टर 12th है, एक आफ्टर ग्रेजुएशन है। अच्छा, मतलब आफ्टर 12th भी लॉ कर सकते हैं और आफ्टर ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन, ठीक है। आफ्टर 12th में ये है, अगर आप करते हो, सिंपली आपको समझा देता हूँ। आफ्टर 12th अगर आप जाते हो तो 5 साल का है, जिसमें आई थिंक 2 साल के लिए आपको ग्रेजुएशन से रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर सारा आपका आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस, टॉट, एथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स और ये इन्वायरमेंटल लॉ वगैरह बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो अगले 3 साल में जो आपको सिखाएंगे। ठीक है। और तैयारी की बात ऐसे है, अब कई बार क्या है कि जैसे मैं आपको बता देता हूँ, मुझे करनी वकालत ही थी शुरू से, लेकिन मुझे भी कोई समझाने वाला, बताने वाला, मतलब फैमिली में थे लेकिन मैं उस तरीके से ना डिस्कस कर ही नहीं पाया उन लोगों के पास, समझ गया उन लोगों से, मेरे बड़े भाई से या मेरे मदर फादर से, चाचा से, ताऊ से, सब मतलब वेल एजुकेटेड हैं, मैं इस हिसाब से कर ही नहीं पाया डिस्कस। और 12th के बाद फिर मैंने एक मेरे दोस्त से इस बारे में डिस्कस किया कि यार मुझे ना एडवोकेट बनना है और इसके लिए क्या प्रोसेस होगा। तो जब तक उसने मेरे को बताया उस टाइम तक वो फॉर्म वॉर्म और वो लास्ट डेट वगैरह सब चली गई थी। ये 12th के बाद की बात 12th के बाद की बात है ये, ठीक है। ठीक है, कि इंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है या जो भी सारी चीज़ें, जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं एडमिशन के लिए, वो उस टाइम पे वो टाइम जा चुका था जब तक मुझे पता चला। ऐसे ही वो शाम को आया एक दिन कि यार उसकी तो लास्ट डेट थी और वो तो चली गई है, अब नेक्स्ट ईयर ही आपको करना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात तो ये है, अगर आपको इस प्रोफेशन में आना है तो आप सबसे बेस्ट तो मेरे हिसाब से ये रहेगा कि 12th के बाद ही आप इस लॉ में एडमिशन के लिए आप ट्राई करो। ठीक है, पहला जो स्टेप है, जैसे बच्चे ने 12th का रिजल्ट उसका आ गया मई में, ठीक है, 12th में वो पास हो गया अच्छे नंबर से, अब उसके बाद उसे इस स्टेप को परस्यू करने के लिए क्या करना है, मतलब बिल्कुल बेसिकली रिजल्ट आती है, अब उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? नेक्स्ट स्टेप कॉलेजेस देखें, ठीक है, जो भी आपके पास में, दूर में, नज़र, जो भी आपको अच्छा लगे। और जो कुछ कॉलेजेस की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, गवर्नमेंट कॉलेजेस की फ़ीस कम होती है यूनिवर्सिटीज़ की, और जहाँ आप कंफर्टेबली हो उसके लिए इंक्वायरी करो, जाओ, देखो और स्टार्ट करो। मतलब 5 साल के अंदर वो ग्रेजुएशन भी करा कर देंगे, 3 साल तो मैं लॉयर की डिग्री भी देंगे। ग्रेजुएशन आपने ग्रेजुएशन कर ली, उसके बाद आपने एलएलबी कर ली, तो आप वो भी एक ग्रेजुएशन के ही सिमिलर डिग्री है वो। समझ गया, मतलब वो तो जो दोनों डिग्री चीज़ें अलग अलग करने से अच्छा है 12th के एक बाद साथ सीधा। करना। और आप कौन सी 1 साल आपका बच ही जाएगा। 1 साल बचेगा, हाँ, क्योंकि वहाँ पे ग्रेजुएशन जो है वो 3 साल की, फिर लॉ भी 3 साल की, यहाँ पे टोटली 5 साल में हाँ, पूरा तो होगा। मैंने ग्रेजुएशन अलग करी, लॉ अलग, और रीज़न उसका ये था कि अब वो तो टाइम जा चुका था फॉर्म भरने वाला। हाँ, तो मैंने पता कि ये 5 साल की होती है, तो वो मैंने सोचा कि 1 साल तो चला ही गया है, और आई थिंक फिर मैंने सोचा कि क्यों 1 साल वेस्ट करना, तो ग्रेजुएशन कर लेते हैं, इसके बाद भी
वो किसी ने बोला कि 2 साल वो आपके बीए के जो सब्जेक्ट्स हैं वही पढ़ाते हैं, हिस्ट्री वगैरह होगी या जो भी है, जो भी सब्जेक्ट्स हैं आप चूज़ करते हो वो पढ़ाते हैं। तो मैंने सोचा कि पहले ग्रेजुएशन कर लेता हूँ, 1 साल तो छोड़ूंगा, वैसे भी ज़्यादा लगना है। हाँ हाँ हाँ, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ग्रेजुएशन कर लेता हूँ, उसके बाद उसके लॉ बाद- में। ठीक है, मतलब सबसे पहला स्टेप बच्चों को 12th करो और अपना अगर आपका इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट है तो लॉ में घुस जाओ। वो जो 5 साल है, क्या उस 5 साल के पीरियड में इंटर्नशिप इंक्लूड है? इंटर्नशिप उन 5 साल इंटर्नशिप के बाद होती है, इंटर्नशिप होती उन्हीं है, 5 सालों बच्चे में? आते, हाँ बिल्कुल, 1-1 महीने की, 1.5 महीने की इंटर्नशिप होती है, बच्चे आते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी इंटर्नशिप होती है, हाई कोर्ट में इंटर्नशिप होती है, जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं सब में इंटर्नशिप होती है, और इवन जजेस के साथ भी आप इंटर्नशिप कर सकते हो। ओके, हाँ, ठीक है। तो आप कौन सी यूनिवर्सिटीज बच्चों को सजेस्ट करोगे? कोई 2-3 नाम कि 12th से निकलते तुम इसमें, मतलब निकलते ही रिजल्ट आते तुम स्टार्ट कर दो अप्लाई करना या वहाँ पे इंक्वायरी करना? बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। कोई एक आधे नाम जो बहुत आप सारी। सजेस्ट करना चाहोगे? DU तो है ही, सबको दिल्ली पता ही यूनिवर्सिटी। है। एक ये NLU है, NLU नेशनल लॉ हाँ, यूनिवर्सिटी, ये भी अच्छी है। MDU है, MDU मतलब? महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है, ठीक है। दिल्ली के ज़्यादा दूर भी नहीं है। हाँ, और ठीक यहाँ है। पे रेगुलर जाना है ना? हाँ, यहाँ रेगुलर है। क्या ये हॉस्टल तो वाले? अगर देखो, बेसिकली अगर फैकल्टी ऑफ लॉ से अगर आप लॉ कर रहे हो, यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, तो आपको रेगुलर जाना ही पड़ेगा। समझ गया। और मेरे हिसाब से वर्थ इट भी होता है वो। ये भी नहीं कह सकते। मैं अगर अपना आपको बताऊं, मैंने जितना जो सीखा है, मैंने इस प्रोफेशन, मैंने इंटर्नशिप के दौरान ही सीखा है। समझ गया। सिर्फ एक किताबी ज्ञान होने से आप अच्छे एडवोकेट नहीं बन नहीं सकते। बन सकते क्योंकि प्रैक्टिकल तुम्हें उन चीज को करना बिल्कुल ही अलग है। हम्म। जब आप यहाँ आके चीज़ें करते हो, प्रैक्टिकली आप चीज़ों को देखते हो ना, आपको पता चलता है कि जो पढ़ा था और जो कर रहे हैं बहुत ज़्यादा फर्क है। तो मैं कॉलेज जाता था, मैं सच बताऊँ आपको, तो कॉलेज में मैं 1-1.25 साल में गया था। उसके बाद फिर मैं एग्ज़ाम के टाइम पे जाता था, मैं ठीक है, फिर इंटर्नशिप आप के लिए आ ही सीखते गया रहे। था। हाँ, मैं, और मुझे वो डिसीजन मेरा सबसे बेस्ट लगा। वही बात है ना, क्योंकि जिसमें वैल्यू मिल रही है हमें उस पर टाइम देना चाहिए ना। Exactly. आपने कौन से कॉलेज से किया था? मैंने ये अपना रोहतक से है, MD यूनिवर्सिटी के उसमें ही आता है कॉलेज। कौन सी? MDU यूनिवर्सिटी, ठीक महर्षि है। दयानंद यूनिवर्सिटी जो रोहतक की है, हाँ जी, हाँ उसी जी। के अंडर एक कॉलेज आता है, ठीक है, ठीक है। जाट कॉलेज जिसको कहते हैं, अच्छा, जाट कॉलेज। CR इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ। समझ गया। बहुत अच्छा था, ठीक है। अच्छा कॉलेज है वो। तो और ये जो 12th के बाद बच्चों को दिल्ली यूनिवर्सिटी या NLU इनके अंदर अप्लाई करना है, ये 12th के एग्ज़ाम खत्म होते ही करना है या रिजल्ट आने के बाद करना है? मतलब इसका टाइम पीरियड क्या होता है बेसिकली? रिजल्ट के बाद ही करो तो ज़्यादा बेटर है। हाँ, इंक्वायरी पहले कर लो, अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर कि हाँ ठीक है, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, पास हो जाएंगे, इंक्वायरी करके रखो। इंक्वायरी करके रखो। ठीक है। और इंटर्नशिप का पीरियड क्या कुछ इंटर्नशिप डिफाइंड के है? लिए, इंटर्नशिप के लिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आप, सबसे ज़रूरी जो चीज़ है, एक अच्छे माहौल में अच्छे सीनियर के साथ काम करना है। सबसे ज़रूरी चीज़ वही है। और अगर आपको एक अच्छा गाइड करने वाला अगर सीनियर मिल जाए, तो उससे अच्छा और कुछ हो नहीं सकता आपके लिए इस प्रोफेशन में। उसके लिए आपको थोड़ा सा आपके जान पहचान वाले, आपके दोस्त, क्योंकि आप अगर लॉ स्कूल में ही जा रहे हैं तो सब बहुत सारे ऐसे भी मिलेंगे आपको बच्चे की जिनका फैमिली बैकग्राउंड, जिसमें 5-5, 6-6, 7-7 एडवोकेट्स ही हैं। ठीक है, तो पता करो, और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पता करो। और सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि आपको गाइड करने वाला कौन है समझ गया। हमारे तो प्रोफेशन में। कोई मैंडेटरी पीरियड है कि जैसे हमारे CA के अंदर होता है कि 2 साल की मैंडेटरी है कि इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, तो लॉ के अंदर कुछ ऐसा है 5 साल के पीरियड में? आपको अगर प्रैक्टिस करनी है ना, हाँ। तो फिर आप करते ही जाओ। अच्छा, नहीं ये तो जैसे अच्छा, अपना- आप बेसिकली ये पूछ रहे हैं कि कोई मैंडेटरी है? हाँ, मैंडेटरी है। हाँ, कुछ क्या सब कॉलेजेस में मैंडेटरी है। ठीक है।
आई थिंक सेकेंड ईयर के बाद 2 महीने की इंटर्नशिप होती है। मिनिमम जिस हाँ मिनिमम वरना 2 डिग्री महीने नहीं की मिलती थी। ऐसा हाँ कुछ। हाँ हाँ समझ गया ठीक है। जब छुट्टियाँ होती हैं तब वो टाइम आपको निकाल के करना होता है। समझ गया। तो हर साल कुछ ना कुछ टाइम कोई टाइम पीरियड होता है जो मैंडेटरी है, जो आपको करना ही होता है। अच्छा मतलब जैसे 5 साल है, 5 साल में से पहले 2 साल तो हमारे ग्रेजुएशन की पढ़ाई होगी, जो अगले जो 3 साल स्पेसिफिकली लॉ के लिए पढ़ा रहे हैं उसमें हर साल कुछ महीने हैं मैंडेटरी जो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और ये आपका ओपिनियन है कि अगर तुम्हें बेस्ट लॉयर बनना है तो फिर तुम 3 साल जितना ज्यादा फोकस हो सकता है इंटर्नशिप पे डालो, सीखने पे डालो। बिल्कुल क्योंकि इंटर्नशिप ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि आपको चीज़ों का पता चल जाता है। जब आप कॉलेज से निकल के आप आते हो, 2 महीने के लिए आए, फिर आपको चीज़ों को पता चलता है कि मैंने पढ़ी थी ये चीज़ें, अब हो किस तरीके से रही है, समझ गया प्रोसीजर क्या है, बिल्कुल सही बात है ना। तो फिर उसके दिमाग में चीज़ें आती हैं, अगर चीज़ें ऐसे करनी हैं तो इसका मतलब थोड़ा सा ध्यान मुझे इधर भी देना पड़ेगा और स्टडी की तरफ भी थोड़ा सा जो चीज़ें और अच्छे से कैसे समझाऊं मैं आपको, बेसिकली कि अगर वो जब इंटर्नशिप के लिए आता है ना तो उसको पता चल जाता है कि भाई सिर्फ पढ़ाई में नहीं है, सीखना भी पड़ेगा। प्रोसीजर है एक, वो फॉलो भी करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, प्रोसीजर। और जो हमने बुक में पढ़ लिया और मैं रोकना चाहूँगा, ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि अगर आप सीधे 5 साल के बाद अगर आप कोर्ट में आ रहे हो तो आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को तो बिल्कुल ही साइड कर दो। बिल्कुल सही बात है। फिर आपको एकदम से बिल्कुल ही अलग दुनिया दिखेगी कि ये कहाँ से गया, मैं कहाँ आ गया, मैं हाथ पैर कपकपाना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल समझ गया। तो ये एक छोटी छोटी सी ना जो इंटर्नशिप, ये दवाइयाँ लगा लो एक उसके लिए कि एकदम से इनको आती ऐसा ना लगे कि कहाँ आ गया। बिल्कुल सही बात है। छोटी छोटी नहीं ये बात है ना, फैक्ट है। जैसे मेरे सीए में भी मुझसे भी गलती हुई थी इंटर्नशिप के टाइम पे कि थोड़ी जगह कैसे सिलेक्ट कर ली। मैं तो कहता हूँ हर बच्चे को इंटर्नशिप ही तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करेगा। अगर आपको वहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है कि यहाँ आना वर्थ इट नहीं है और नहीं कुछ नहीं सीख पा रहा हूँ, चेंज कर दो। नहीं बिल्कुल, मैं इस और ज़रा बोल के चेंज करो कि सर मैं आपसे जितना मैं सीख पाया वो बहुत अच्छा था, अब मैं किसी और को ज्वाइन कर रहा हूँ। सही बात है, बोल के जाओ। अच्छा जैसे मान लो ये जो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई या एमडीयू, ये जो 5 साल का पीरियड है, इस 5 साल के पीरियड में कितना पैसा लगता है? ये यूनिवर्सिटीज कितना रुपए ले लेते हैं अप्रॉक्स? दिल्ली यूनिवर्सिटी में बेसिकली वो डिपेंड आपके ऊपर करता है आप कितने खर्चीले हो। यूनिवर्सिटी तो आई थिंक मिनिमम चार्ज ही करती है भाई, वो कॉलेजेस जो हैं वो अब वो आपको देखना पड़ेगा। अब मैंने CR इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ से मैंने LLB करी है, तो उस टाइम पे वहाँ की फीस थी आई थिंक 50 के अराउंड थी, 50 के पर ईयर। ठीक है, 50 के अराउंड थी। ठीक है। और अभी वहाँ पे आई थिंक फीस का स्ट्रक्चर नहीं, उस टाइम पे 50 ज़्यादा थे 2011 में, 50-60 आई थिंक इतना ही था, ज़्यादा थे उस टाइम के हिसाब से तो। और यूनिवर्सिटी की फीस फैकल्टी ऑफ लॉ जैसे MDU की जो वो थी उसकी फीस आई थिंक 5 से 6 हज़ार रुपये थी साल की। मतलब ये प्राइवेट और सरकारी का फर्क है। मैं कह रहा हूँ चलो सरकारी को तो कोई भी अफोर्ड कर ही लेगा, प्राइवेट अगर मैं जाऊँ, जैसे आपने MDU बोला, मैं दिल्ली में भी हो गई के कॉलेज, अगर मैं 5 साल के लिए इनरोल करता हूँ तो मैं मान के चलूँ कि पूरे 5 साल का जो खर्चा है, जो सिर्फ कॉलेज का खर्चा है, मैं अभी बच्चे की स्टेशनरी या उसके खर्चे की बात नहीं कर रहा, 5 से 6 लाख रुपए लगा के चलो, कम पड़ जाएंगे। मतलब अपना बजट ज़्यादा लेके चलो कि साल के 2 लाख रुपए लगा के चलो, भाई साल के 2 लाख रुपए आपको देने। सिर्फ आप कॉलेज की बात कर रहे हो या खुद के जो? मैं खुद के एक्सपेंसेस की बात नहीं कर रहा कि अच्छा, कॉलेज आपसे कितने पैसे लेगा। हाँ ठीक है, 5 से 6 लाख रुपए, 5 से 6 लाख रुपए 5 साल आपके अच्छे निकल जाएंगे, जिसके अंदर वो पूरा पढ़ाएंगे 5 साल, सब कुछ हो करेंगे। अब अपने खर्चों की तो खैर कोई लिमिट ही नहीं है। एग्जैक्टली, मैं वही कह रहा था, उसका तो कुछ हिसाब वो तो अपने जितने शौक है उसके हिसाब से। और ये जो इंटर्नशिप्स होती हैं, इज इट पेड? मतलब ये पेड है या फिर अनपेड रहती है? ये इंटर्नशिप्स कैसी होती है? कुछ मैंडेटरी है कि इस लॉ यूनिवर्सिटी? इसी के बारे में अभी मैं इतना ज़्यादा तो इसके बारे में मैं आपको क्या बताऊं, लेकिन अभी थोड़े दिन पहले बात हो रही थी कि एक वीडियो देखी थी मैंने ऐसी, तो उसमें कह रहे थे कि यार
लॉयर्स जो हैं, एडवोकेट्स, इंटर्न्स जो आते हैं उनको बहुत ज़्यादा वो करते हैं, काम लेते हैं उनसे, और उनकी एक फ़ीस डिसाइड होनी चाहिए, हाँ, होनी चाहिए। हाँ, इतना मिलना चाहिए कम लेकिन हर एक एडवोकेट वो उतना पे करने के लिए आपको वो से कम। वो कैपेबल नहीं होता, होगा, बिल्कुल सही बात है। नहीं होता। ठीक है, अगर आपको बेसिकली आप सीखने आ रहे हो हम्म, तो सिखाने का आपको कोई पैसा नहीं देगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो सीखने वाली और बात है। आपको ये चीज़ सोचनी भी चाहिए। हाँ, अगर मैं मेरे किसी इंटर्न को या किसी को भी अगर मेरे काम से कहीं भेज रहा हूँ तो हाँ वो उसका रिम्बर्समेंट दे देते हो आप। बिल्कुल, समझ गया। कि ये उसका आना जाना, अगर वो लंच कर रहा है तो खाना तो पीना हाँ उसका। खाना पीना, समझ वो गया, सारी चीज़ वो करनी भी चाहिए। समझ गया, समझ। जैसे हमारा जो प्रोफेशन है सीए का, हम्म उसमें हमारा एक्ट है, सीए एक्ट 1949। इस एक्ट के अंदर क्लियरली है ना एक स्टाइपेंड मैंडेटरी कर रखा है कि भाई 2000, 3000, 5000, 7000, मतलब एक अमाउंट फिक्स कर रखी है कि भाई इतना एक इंटर्न को मिलेगा मिलेगा। अब वो अपनी अपनी बात है कि भाई जितनी बड़ी फॉर्म है, लाइक जो बिग फोर्स है, पीडब्ल्यूसी, ईवाई, ये 15-15, 17-17 हजार देते हैं। बट ऐसी फॉर्म्स भी है जो 2-2, 3-3 हजार रुपए देते हैं, क्योंकि फिक्स है वो अमाउंट, तो देना पड़ेगा। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है यहाँ पे। नहीं, ऐसा फिक्स नहीं है, जिसकी जो मर्जी हो वो दे देता है और ना भी दे। नहीं देता। समझ गया। तो यहाँ तक मेरे को एक बात क्लियर होगी कि 12th के बाद बच्चे को 5 साल ये करना है। अब सपोज करो उसने 5 साल के अंदर बढ़िया 3 साल अच्छी इंटर्नशिप्स भी कर ली, 5 साल उसके पूरे हो गए, डिग्री लेके वो बाहर निकल गया। अब क्या, वो निकल गया कॉलेज से बाहर, डिग्री है, अब उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? नेक्स्ट स्टेप मेरे हिसाब से उसका होना चाहिए कि क्लाइंटेज उसके पास कहाँ से कैसे आएगी, उस पर काम करें। ठीक है। और जब आप इतना टाइम इंटर्नशिप में या किसी के साथ का जूनियर रह के या किसी के साथ काम करके आप बिताते हो तो इतने लिंक्स आपके हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं से छोटा काम बड़ा काम वो अच्छा। आपके पास आ जाता है। अब वो काम करना कैसे है, हम्म, सबसे मेन चीज़ हमारे प्रोफेशन में ड्राफ्टिंग का आपको पता होना चाहिए। हाँ, ड्राफ्टिंग, ये तो स्किल है, बहुत बड़ी स्किल है ये तो। और आज के टाइम पे तो आपके पास इतने टूल्स हैं ना हम्म, ड्राफ्टिंग AI, करने और सीखने के लिए, हम्म, बहुत ज़्यादा। हम्म, आपको सिर्फ समझना है, सिर्फ समझना है, और 1 मिनट में चीज़ें हो जाती, 1 सेकंड में। मैं ड्राफ्टिंग को लेके बात कर रहा हूँ, समझ गया। ठीक है। जितना ज़्यादा फाइल्स आप पढ़ोगे ड्राफ्टिंग उतनी ज़्यादा ही मजबूत होगी आपकी। समझ गया, क्योंकि हम लिख उतना अच्छा ड्राफ्ट पाएंगे। आप अगर अच्छे से कर पा रहे हो किसी केस को तो पॉसिबल है कि कोड को भी आप उतनी अच्छे से समझा पाओगे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैं हूँ, मैं 5 साल के बाद निकला। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है। आपकी अपनी फॉर्म है खुद की, ठीक है। मेरे पास एक ऑप्शन ये है कि मैं अपनी फॉर्म खोल के बैठ जाऊँ। मेरे पास दूसरा ऑप्शन ये है कि आपकी फॉर्म खुली हुई है, मैं लॉयर और आपके पास जाके अगर आपको देखो एक साथ तो ऐसा नहीं होता कि पता नहीं कितने केसेस आ गए, टाइम लगता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप इंडिपेंडेंटली सारी चीज़ें कर लोगे, हाँ, तो हाँ आप अपना चैम्बर या अपना ऑफिस आप पूरा सेटअप करके बैठ सकते हो, समझ गए। प्रैक्टिस तो शुरू कर सकते हो। ये जो अभी आपने वर्ड बोला चैम्बर और ऑफिस, मतलब इसमें क्या क्या डिफरेंस है? डिफरेंसेस ये हैं, वैसे तो चैम्बर भी ऑफिस ही होता है, ठीक है, लेकिन चैम्बर जो होता है वो कोर्ट बिल्डिंग के अंदर ही होता है। ओके, ठीक है। बार उसको जो आप जैसे आप जिस बार के उसमें इनरोल्ड हो, जैसे दिल्ली में इतनी सारी हाई कोर्ट है, साकेत कोर्ट है, साकेत बार है, ये रोहिणी बार है, द्वारका है, जितने भी बार एसोसिएशन है वो सीनियरिटी के हिसाब से आपको चैम्बर्स अलॉट करते हैं। समझ गया। एडवोकेट्स बहुत ज़्यादा हैं, चैम्बर्स उतने हैं नहीं, चाहे आप किसी भी कोर्ट में चले जाओ। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन बनता है ऑफिस का। समझ गया। या तो आप, एक बार क्या होता है कि बहुत पुराने पुराने सीनियर्स होते हैं, अब उनके चैम्बर्स लॉक पड़े रहते हैं, ठीक है। अब लॉक चैम्बर का तो कोई काम नहीं है तो किसी को रेंट पे दे देते हैं, तो वो मिल जाता है तो और भी अच्छा है। कोर्ट के अंदर चैम्बर होना
बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आपको पूरा सेटअप वहीं पे मिल जाता है। लाइक फोटोकॉपी से लेके कोर्ट में अगर कोई काम करना है उससे रिलेटेड, ड्राफ्टिंग से रिलेटेड, ठीक है, पूरा सेटअप मिल जाता है। ऑफिस अगर आप करते हो उसके अपने अलग फ़ायदे हैं। अगर आप सपोज करो द्वारका में किसी कहीं पे आप ऑफिस, सेक्टर 12 में 13 में कहीं पे भी आप ऑफिस खोलते हो, तो आपको पूरा सेटअप वहाँ पे करना पड़ेगा। समझ गया। वहाँ पे आपको एक फ़ोटोकॉपी के लिए मशीन, क्योंकि हमारा सारा ही काम डॉक्यूमेंटेशन का है, पूरा दिन प्रिंट और कॉपी ही होती है, ठीक है, एक छोटी चीज़ से लेके हर चीज़ उसी के ऊपर आती है, ठीक है। तो पूरा सेटअप, एक प्रिंटर, एक फ़ोटोकॉपी मशीन, फिर बाकी और जो इक्विपमेंट्स हैं, तो आपको बेसिकली ऑफिस में ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। समझ गया। तो ये जो मेरे को डिफरेंस अभी आपने बताया, ये तो चलो इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस है, क्या ऐसा भी कुछ है कि एक वकील चैम्बर में बैठा है, एक वकील अपने ऑफिस में बैठा है, तो उसकी काबिलियत पे भी हम शक कर सकते हैं कि जो चैम्बर में बैठा है वो अच्छा वकील है, जो ऑफिस में बैठा है वो बेकार वकील है? ऐसा तो कुछ नहीं है ना? बिल्कुल भी नहीं है। बस यही मिथ मैं दूर करना चाहता था। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो चैम्बर में बैठे हैं, हाँ कई बार ये होता है चैम्बर में आपके पास इतना स्पेस होता नहीं है, वो बेसिकली एक स्पेस, वहाँ पे स्पेस की थोड़ी सी दिक्कत होती है। समझ गया। तो फिर ठीक है। मैं तो यही बोलूंगा कि यार तुम चैम्बर के पीछे भागे जा रहे हो, इससे बढ़िया तुम अपना ऑफिस खोलो ना। अपना ऑफिस खोलो, वहाँ पे स्पेस भी आपको उतने हिसाब से मिलेगा, और चीज़ें अच्छे से, हाँ इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन वो ज़्यादा अच्छा रहेगा ऑफिस। 5 साल पूरे होने के बाद अगर मुझे अपना खुद का ऑफिस खोलना है तो मुझे उसके लिए कोई लाइसेंस लेना पड़ता है, या फिर मैं खोल सकता हूँ, कोई किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं है, बस डिग्री टांग दो, बात खत्म, मेरा ऑफिस खुल गया? किसी लाइसेंस की आपको ज़रूरत नहीं। अच्छा, जैसे हमारे प्रोफेशन में क्या होता है, सीए के प्रोफेशन में हमें एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेना पड़ता है। जैसे अगर मेरे को फर्म डालनी है तो सीओपी लेना पड़ेगा, मैं तभी स्टार्ट कर पाऊंगा। तो यहाँ नहीं है ऐसा कुछ भी? यहाँ भी ऐसा ही है। अच्छा। तो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जब आप बार में इनरोल होते हो, हाँ, तो उसी टाइम पे आपको दिया जाता है। मतलब वो मांगने की जरूरत नहीं है, वो मिलता ही है? वो मिलता ही है आपको। अब बेशक आप खोल के बैठो या मत बैठो। वो जो एग्ज़ाम होता है हमारा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक एग्ज़ाम हमें देना, इनरोल होने के लिए जब हम रजिस्ट्रेशन हमारा करवाते हैं, रजिस्ट्रेशन के बाद जो है हमें एक एग्ज़ाम देना पड़ता है, ABI, ऑल इंडिया बार का। ऑल इंडिया बार, ठीक है। तो उसमें पास आउट होने के बाद आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलता है। अगर उसमें पास नहीं होंगे तो सीओपी नहीं मिलेगा हमें, और सीओपी के बाद ही आप अपनी फर्म खोल सकते हो। और ये एग्जाम सारे लॉयर्स को देना मैंडेटरी है? बिल्कुल। समझ गया। और इसकी पासिंग परसेंटेज कैसी रहती है? सब कर लेते हैं पास इसको नॉर्मली? ऑलमोस्ट कर ही लेते हैं। जब मैंने करी थी तो ये ओपन बुक पेपर होता है, आप बुक्स लेके जा सकते हो। समझ गया। वो फिर ठीक है, वो हाँ, अगर थोड़ा बहुत भी रीड भी कर लिया तो भी, लेकिन होता तो थोड़ा सा, पढ़ना तो पड़ेगा, चाहे ओपन बुक हो चाहे ना हो। आप कितनी भी आप एक रैक लेके चले जाओ वो बुक्स तो का। नकल के लिए अकल चाहिए भाई, तो नकल के लिए अकल चाहिए। अच्छा, ये तो मेरी बात क्लियर हो गई कि अगर बंदे को अपना काम करना है या किसी के लॉयर के नीचे काम करना है तो क्या है। बट सपोज करो एक बंदा डिसाइडेड है कि उसे 5 साल बाद जॉब करनी है, कॉर्पोरेट में काम करना है, तब क्या ये जो यूनिवर्सिटीज है MDU DU, क्या ये प्लेसमेंट्स करा के देती हैं? बंदे को खुद ही हाथ पैर मार के नौकरी ढूंढनी होती है लॉयर बनने के बाद? ये मैं आपको इतना क्लियरली नहीं बता पाऊंगा, बिकॉज मेरे टाइम पे कोई कंपनी या कोई प्लेसमेंट्स वगैरह मेरे कॉलेज में नहीं आई थी। कॉलेजेस में कि प्लेसमेंट्स आ रही हैं लॉ के लिए? हाँ, लॉ के लिए, वही मैं, क्योंकि ये हमारा प्रोफेशन ही ऐसा, सबको पता है कि कुछ टाइम आप इस प्रोफेशन को दोगे तभी जाके चीज़ें होंगी आगे। और ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ लॉ की डिग्री ले ली और कंपनीज आ गई आपको हायर करने। समझ गया। और कंपनीज में हमारी जो चीज़ें होती हैं, लाइक मान लो एक लीगल एडवाइजरी, कोई लीगल एडवाइज़र है तो एडवाइस तभी करेगा ना जब पता होगा। ऑब्वियस सी बात है। तो मतलब अगर एक बंदे को नौकरी पे लगना है तो कैसे लगे? नौकरी पे किसी कंपनी में जाके जॉब करें तो मतलब सेम जैसे सब करते हैं कि Naukri.com पे प्रोफाइल डाल दी,
तो किसी कंपनी ने पिक कर लिया, वो बंदा नौकरी, एक्सपीरियंस तो फिर भी देखा जाता है। तो उसे पहले वही मैं पूछ रहा हूँ कि सबसे पहले मैं आपको यही बोलूँगा इसमें कि किसी भी कंपनी में, लॉ फर्म में, अब सबसे पहले तो आपको देखना ही पड़ेगा ना कि आप किस लॉ फर्म, किस दिशा में जा रहे हो, समझ गया। किस दिशा में जा रहे हो। लाइक कॉर्पोरेट लॉ में जाना है तो आपको तैयारी उस हिसाब से करनी पड़ेगी, कहीं वो इंटर्नशिप पास- करनी पड़ेगी, समझ गया। चीज़ें पता होनी चाहिए, इस चीज़ का क्या प्रोसीजर है। ठीक है, आपको एडवोकेट्स भी बहुत जितने भी आपके जूनियर्स होते हैं जो अच्छा काम करते हैं तो उनको सैलरी मिलती है, और अच्छी सैलरी मिलती है, ऐसा नहीं है, नहीं है। समझ गया। ठीक है, तो सब आपकी काबिलियत के ऊपर ही है। बिल्कुल नहीं, मैं ना, मेरे नॉन में है एक लॉयर है जो कॉर्पोरेट लॉयर है, शायद वो जिंदल स्टील में, पता नहीं किसी बहुत अच्छी कंपनी में है। उसका जो पैकेज है 45 lakhs है पर एनम, बिल्कुल बहुत अच्छा डिसेंट पैकेज है। ठीक है, बट जब मैंने उनसे पूछा कि आपको ये जॉब कैसे मिली, तो जो उनका आंसर था, उनका आंसर ये था कि हमारे सी में तो कैंपस लगता है, ठीक है, वहाँ पे नौकरी वाले आते हैं और कैंपस कराते हैं, एमबीएस में ऐसा होता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता। उन्होंने पहले एक लॉ फर्म में काम करा, उस लॉ फर्म में कोई, वो लॉ फर्म ही कॉर्पोरेट केस हैंडल कर रही थी, और उस कॉर्पोरेट केस को हैंडल करते हुए उसी कंपनी ने उनको जॉब ऑफर कर दी, तो वो कंपनी स्विच हो गया। क्या यही एक तरीका है? बात तो वही होगी ना जो मैंने थोड़ी देर पहले Experience वही। आपको बताई थी, नहीं कि आपके लिंक्स, आपका काम, समझ गया। किसका काम कितना अच्छा करके दिया। आपने मेरा काम अच्छा करके दिया तो मैं आपके पास ही आऊँगा, कोई मेरे से पूछ रहा है तो भी मैं आपके रेफरेंस दूंगा। बिल्कुल सही बात। और किसी को ज़रूरत है, किसी कंपनी को ही बेसिकली ज़रूरत है, तो आप एक बार इनसे मिल के आइए। समझ गया। सब माउथ टू माउथ ही चलता है हमारा। समझ गया। मतलब 5 साल के बाद, जैसे पहले तो उस 5 साल की इंटर्नशिप में तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम किस पर्सपेक्टिव से काम कर रहे हो, कॉर्पोरेट लॉयर या फिर तुम्हें अपनी खुद की प्रैक्टिस, तो वहीं से डिसाइड हो जाता है। वहीं से डिसाइड हो जाता है, वहीं से आपके रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। अगर आपको इस प्रैक्टिस में आना है, इंडिविजुअली आपको अपना काम करना है, तो फिर आपके लिंक्स और सारी चीज़ें इसी हिसाब से। अब जैसे आपने बताया कि उन्होंने किसी लॉ फर्म में प्रैक्टिस करी थी, उन्हीं के रेफरेंस से कहीं और उनको मिला और वो उन्होंने स्विच कर लिया, ये भी सेम ही है। समझ गया। ठीक है। एक चीज और बताओ, मैं अपने लिए पूछ रहा हूँ, मैं सीए हूँ, अगर मैं लॉ कर लेता हूँ, ठीक है, तो किस मैनर में ये मेरे को एडवांटेज कर सकता है? क्या ये मेरे लिए एडवांटेज करेगा, एक सीए प्लस लॉ का कॉम्बिनेशन? या फिर एक कोई बच्चा है जो 12th क्लास सीए परस्यू कर रहा है और अगर वो लॉ भी साथ में कर ले, ठीक है, तो उसके लिए क्या एडवांटेज है? आपको क्या लगता है? क्योंकि आपको तो देखो हर बहुत चीज़ों की नॉलेज है। ऐसा नहीं है, एडवांटेज तो है ही। और एक लॉयर के पास ना ज़रूरी नहीं है क्रिमिनल केस ही आएगा, सिविल ही आएगा। जैसे थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि आपका जॉब से रिलेटेड था। हाँ। तो इस प्रोफेशन में आपको स्पेसिफिकली नॉलेज तो सारी ही होनी चाहिए, हर चीज़ की। और रही बात सीए प्लस लॉ की, तो आपको एडवांटेज तो है ही है, बहुत ज़्यादा है। अच्छा, मींस ये हमारे पैकेजेस के अंदर भी इंक्रीमेंट करता है? बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट करता है। और मैं आपको बताऊं, आप सीए हैं, अकाउंट्स और जो सारी चीज़ें आप करते हैं, तो बेसिकली आप अगर सीए प्लस लॉ कर रहे हैं तो फिर आपको कॉर्पोरेट में ही जाना चाहिए। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, वो पैकेजेस अच्छे लेवल पे मिलेंगे, बहुत अच्छे लेवल पे आपको पैकेजेस मिलेंगे। समझ गया। ठीक है, क्योंकि फिर एडवांटेज ही एडवांटेज है आपके पास ना। समझ गया। सीए का काम बेसिकली अकाउंटिंग, बिल्कुल और सही बात है, ऑडिटिंग, अकाउंटिंग, नंबर्स के साथ ही बिल्कुल खेलना। समझ ठीक है, गया। तो कॉर्पोरेट में आपकी मेरे हिसाब से वैल्यू बहुत अच्छी बनेगी, अच्छी वैल्यू। मतलब आपके हिसाब से ये एक, अगर आप सीए प्लस लॉ फिर कॉर्पोरेट में आप जाइए, बहुत अच्छा करेंगे। समझ गया। किसी भी कंपनी के साथ, किसी भी जो कॉर्पोरेट से रिलेटेड जो लॉ फर्म्स हैं उनका काम देखती हैं, तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आप
किसी आप इंडिविजुअली अगर प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें ऐसा अच्छा नहीं कर पाएंगे, लेकिन ज़्यादा चांसेस वहाँ है। बाएं, समझ गया। वैसे तो मैंने आपका बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, मेरे को पता है, बट एक क्वेश्चन और है। हम्म मैं केस के ऊपर बात करना चाहूँगा, मतलब एक हाइपोथेटिकल मैं केस बना रहा हूँ, बस आप मेरे को एडवाइस करें, क्योंकि आजकल यही केस मैं देख रहा हूँ, शायद अभी ये केस मैंने देखा भी है। एक सिचुएशन में क्रिएट कर रहा हूँ, मैं रोड से जा रहा हूँ, रोड से जाते जाते मेरा गलती से हाथ एक बाइक पे लगा और वो बाइक एक गाड़ी में जा टकरी। गाड़ी नॉन पार्किंग एरिया में खड़ी है और उस बाइक से उस गाड़ी का नुकसान हो गया, लगभग लगभग 10 से 20 हज़ार का। अब जो गाड़ी का ऑनर था उसने मेरे को पकड़ लिया और वो मेरे से बोल रहा है खड़ा करके, कॉलर पकड़ के गाली देकर कि भाई या तो तू ये भुगतान कर वरना मैं तो तुझ पे चार्ज करूंगा। क्या चार्ज करेगा? मतलब मार पिटाई ये करूंगा, लड़ाई, मतलब लड़ाई उस केस के अंदर, क्योंकि ये मेरा प्रैक्टिकल केस जो मैंने अभी एक अपने ही स्टूडेंट के साथ देखा है हुआ है, उसको मैं बताऊंगा मैंने कैसे हैंडल किया। आप मेरे को बेस्ट एडवाइस करो, पूरी जनता देख रही है कि उस टाइम पे उस लड़के को उसके साथ कैसे डील करना चाहिए, जबकि वो लड़का पता एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, आप जा रहे हो, एक गाड़ी ने, एक बाइक का आपके ऊपर हाथ लगा मेरा हाथ और आप गाड़ी से जा टकराए जो कि नॉन पार्किंग एरिया में वो खड़ी जो थी। बाइक है वो गाड़ी से जा टकराई और गाड़ी का नुकसान हो गया, बट गाड़ी नॉन पार्किंग एरिया में खड़ी है। ठीक है, हाँ जी। अब इसको इस तरीके से समझते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि दो बाइक होगी, एक गाड़ी होगी, दो बाइक आपस में टकराई या जो भी है, एक बाइक सीधा गाड़ी में लग गई, एक बाइक, मेरा हाथ बाइक पे लगा और बाइक गाड़ी में लग गई। आप पैदल चल रहे हैं, पैदल चल रहा हूँ और मेरा जैसे चल रहे हैं मस्ती करते हुए हाथ लग गया, वो गाड़ी में लग तो गाड़ी में, तो गाड़ी वाले ने जो गाड़ी नो पार्किंग एरिया में खड़ी थी, उसने आप पे गई। सीधा गाली देना शुरू, कॉलर पकड़ लिया। और इसमें सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? आपको करना चाहिए 112। ठीक है, 112 नंबर पे कॉल पुलिस को। ठीक है, उसको पूरी सिचुएशन बताओ कि ये चीज़ थी और ये आदमी मुझे गाली गलौज कर रहा है, अगर वो आपके साथ हाथापाई कर रहा है तो वो चीज़ें पहली चीज़ होगी, ठीक है। और अगर आपको धमकियां दे रहा है तो वो सारी चीज़ें। 100 नंबर पे कॉल होगी, आपकी कंप्लेंट रजिस्टर हो जाएगी। उसके बाद जहाँ ये इंसिडेंट हुआ है उसके जुरिस्डिक्शन में जो भी पुलिस स्टेशन आता है वहाँ जाके आप जैसे कि गाड़ी का आप फोटो ले लो। अब रैंडमली अगर किसी के साथ आपकी बातचीत हुई है या भिड़े हो आप किसी से, कोई चीज़ हो रही है, तो नाम तो आपको पता होगा नहीं। बिल्कुल सही बात है। तो गाड़ी का आप नंबर प्लेट की फोटो, नंबर प्लेट की फ़ोटो या पेन से लिख लें या जैसे भी है वो ले लें। और 100 नंबर पे कंप्लेंट, 112 पे कंप्लेंट होने के बाद आप उस एरिए के जो पुलिस स्टेशन है, उस जुरिस्डिक्शन का जो पुलिस स्टेशन है वहाँ जाइए और लिखित रूप में कंप्लेंट करिए। ठीक है, प्रॉपर फैक्ट्स के साथ। ठीक है, ठीक है। मैं आपको ऐसा नहीं करना है कि वो अगर गालियाँ दे रहा है, थोड़ी सी दूरी बनाए रखें। गालियाँ दे रहा है या हाथापाई करने की कोशिश कर रहा है, आपने कॉल किया है, पुलिस आ जाएगी। बाई चांस पुलिस नहीं आती है तो आपको थोड़ा सा उन चीज़ों से बच के रहना है, और अगर ये चीज़ें होती हैं तो आप रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। ठीक है। तो जैसे वो एक मोमेंट है, हीट ऑफ द मोमेंट। सपोज करो कि उस इंसान ने मेरे ऊपर हाथ उठा दिया, क्योंकि मैं शायद वो कॉल ही ना करने दे मेरे को, वो सीधा ही मारना शुरू कर दे। ठीक है, तो उस केस तो फिर आप अपना बचाव तो करेंगे। सेल्फ डिफेंस, सेल्फ डिफेंस में, मतलब सेल्फ डिफेंस में अगर मैं पलटवार करता हूँ तो वो वैलिड होगी। सेल्फ डिफेंस के भी मायने अलग हैं। आप बचने की कोशिश कर रहे हो वो एक अलग चीज होगी, और फिर बिल्कुल ही सेल्फ डिफेंस में आके उसको मार रहे हो आप, वो चीज अलग होगी। ठीक है। तो मैं आपको इस सिचुएशन में यही सजेस्ट करूंगा कि जितना जल्दी हो सके आप पुलिस को कॉल करो। ठीक है। और रिटर्न में आप एक कंप्लेंट दो। अगर फिर भी चीज़ें आपके हाथ से निकल रही हैं और वो
ज़्यादा आप पे मतलब हाथ छोड़ रहा है या चीज़ें कर रहा है, तो फिर आप अपने सेल्फ डिफेंस में कुछ चीज़ें आप कर सकते हो, उसको रोकना या फिर जैसे भी है। जैसे कि तो जब ये केस हुआ, हम्म, तो जब मैं वहाँ पहुँचा, मेरे स्टूडेंट ने मेरे को बुलाया, तो मैंने उस कार के ओनर को बोला कि देखो, सबसे पहला केस ये नॉन पार्किंग में खड़ी है, ये कोई किसी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सेकंड केस, ये इंटेंशनल एक्ट नहीं है, बिल्कुल। उसका हाथ लगा है। और थर्ड चीज, अगर आपको लगता है कि आपका कुछ बनता है कि हमें कुछ पैसे देने चाहिए, प्लीज कॉल द पुलिस, पुलिस को बुलाओ, आपका फोन करो। इंश्योरेंस आपने किस लिए लिया हुआ है? बस आपको अगर फिर भी लगता है कि आपको कोई एक्शन लेना चाहिए, आप हाथ तो उठा नहीं सकते, आप पुलिस को बुला लो, ये सजा भुगतने के लिए तैयार है। जो लॉ इसको सजा देगा वो हम भुगत लेंगे, बट आप चार्ज नहीं कर सकते। बिल्कुल। देन उस गाड़ी वाले ने छोड़ दिया। तो मुझे ये लगता है कि हम क्या करते हैं, हम दिमाग यूज करना बंद कर देते हैं ऐसे केसेस में, जबकि प्रशासन है, जबकि लॉ है, कानून है, अगर हम उसका थोड़ा सा भी यूज करें ना। सिंपल मैंने आपको बताया कि अगर ऐसी कोई भी, इस चीज़ को छोड़ो, कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है जहां आपको लग रहा है कि चीज़ें गलत हो रही हैं, आपके साथ नहीं किसी और के साथ भी गलत हो रही है, तो आपके हाथ में फ़ोन है, नहीं है तो किसी से लेके आपको कंप्लेंट करनी चाहिए, कॉल करनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि देखो, पुलिस की भी कहानियाँ अलग हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एक पुलिस वाला ऐसा है। बिल्कुल 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 सही। ठीक है। और जो अगर आप 100 नंबर पे कॉल करते हो, तो मैंने देखा है दिल्ली में तो कि वो पहुंच जाते हैं। पहुंच जाता है, नहीं ये चीज है। हाँ, कि दिल्ली पुलिस पहुंच जाते हैं और जहाँ तक बीच बचाव हो जाता है। हो जाता है, बिल्कुल हाँ। सही बात है। ठीक है। तो अब वो दोनों साइड से, जैसे आपने बताया, आपने उनको बताया कि ऐसे ऐसे चीज़ें होंगी, आप कंप्लेन करो, अगर हमसे गलती हुई तो हम भुगतेंगे। बिल्कुल सही बात है। तुम्हारी गाड़ी का कुछ टूट फूट हुई, कुछ टूटा है या जो भी है, जो भी नुकसान हुआ है, तो तुमने इंश्योरेंस ले रखा होगा, उससे कराओ उसको। ठीक है, तो वो और किस लिए होता बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ना? तो वही मैंने बोला कि यहाँ पे लड़ाई की कोई गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल। यहाँ पे लोग काम आ सकते हैं। और मेरे हिसाब से कोशिश यही करो कि जितना मतलब शांति से निकल सको, निकल उतना निकल जाओ। बिल्कुल क्योंकि कोर्ट में रोज जाना वो हमारे लिए अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल, वो नॉर्मल एक उसके लिए इंसान अच्छा नहीं है के ना। लिए अच्छा नॉर्मल नहीं। बंदा घर बिल्कुल। परिवार अपना पाल रहा है तो उसके लिए। एग्जैक्टली। वैसे मैं इस पॉडकास्ट को एक लास्ट क्वेश्चन से खत्म करूंगा। बिल्कुल। कोई भी बेस्ट टिप्स एक लो एक्सपीरियंस के लिए फ्रॉम इनिशियल स्टेज आपके हिसाब से? जितना ज़्यादा हो सके स्टडी, मतलब आपकी एक हैबिट होनी चाहिए। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ तो यही है, हैबिट Habit कि अपनी होनी चाहिए पढ़ने की आपको। हैबिट बनाओ। हार्ड वर्क कितना कर सकते हो अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क। अपने ठीक है, स्मार्ट वर्क के साथ, समझ जितना मतलब आपको अवेलेबल रहना ही पड़ेगा इस प्रोफेशन में अगर आप आए हो। समझ गया। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ जाते जाते। मेरी शादी थी और मैं सुबह 3 बजे के आसपास, फेरे वगैरह जो भी होते हैं, तो बड़ी फनी चीज़ है ये बता रहा हूँ आपको। तो मैं फेरों के लिए जा रहा था, तो उस टाइम एक कोई था, परेशान था, एक क्लाइंट था मेरा, किसी के रेफरेंस से आया था, तो बड़ा परेशान था। तो मेरा फ़ोन जो है मेरे बड़े भाई के पास था, तो उसने बोला कि ये आदमी ना बहुत ज़्यादा कॉल कर रहा है और इसके अराउंड 8-10 कॉल आ चुके हैं पूरे दिन में, शाम के बाद। उसको तो खैर पता ही नहीं था कि मेरी शादी है। तो मैं फेरों के लिए जा रहा था, मैं कहा चल एक बार बात करा दे यार, पता नहीं कौन कितना ज़्यादा परेशान हो। तो उस आदमी का मैंने फ़ोन किया, मैं कहा हाँ जी बताओ। तो उसने बताई सिचुएशन जो भी उसका था, एक उसके जो भाई थे उसके साथ कुछ साइबर क्राइम से रिलेटेड कुछ हो गया था, कुछ दिक्कत हो गई थी। तो उसने बताया कि, तो फिर मैंने उनको बोला कि अभी रात काफ़ी हो गई है, मैं एक्चुअली आज मेरी शादी है और मैं फेरे लेने के लिए जा रहा हूँ भाई। तो ठीक है, तो बोले अरे सर सॉरी मुझे पता नहीं था, मैं तो ऐसे ही मुझे लगा कि कहीं आप कहीं गए होंगे, इसलिए मुझे तो पता ही नहीं। मैं कोई बात नहीं, आप एक काम करो, मैं यहाँ से निपटा के आता हूँ, आप एक काम करना, मुझे ऑफिस पे मिलना। तो वहाँ से निपटा के मैं, मतलब वही फेरे वेरे होने के बाद अगले दिन ही मैं उससे मिला, मतलब नेक्स्ट डे सेम डे ही बेसिकली। सुबह का तो टाइम था ही, हाँ। 3 बजे के आसपास का टाइम था।
तो आपको मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि इतना ज़्यादा रहना है अवेलेबल, वो फैमिली को तो आप अपना टाइम दोगे, लेकिन क्लाइंट के लिए आपको अवेलेबल रहना पड़ेगा। बिल्कुल। वही चीज़ें एक आपका तीसरी चीज़ जो है, जो ट्रस्ट जो बिल्ड करेगी कि नहीं ये इंसान मेरे लिए अवेलेबल है अवेलेबल है, बिल्कुल सही बात हर समय पे, सही बात ठीक है। तो एक हिचक नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। आपके इनिशियल टाइम में, तो क्लाइंट को हिचक होनी नहीं चाहिए आपसे कि कोई चीज़ पूछने के लिए या कॉल करने के लिए कि रात का समय हो गया, क्या मुझे कॉल करना है। हाँ ज़रूरी है, और चीज़ें ऐसी हैं कि सुबह तक रुक ही नहीं सकती, तो आप कॉल करो। और क्लाइंट भी इतना होना चाहिए कि नहीं, मैं वकील साहब को कॉल कर लूँगा, बिल्कुल। तो फ़ोन उठाएंगे। फोन उठा, वही अपना ट्रस्ट बिल्ड हाँ, करना ट्रस्ट पड़ेगा। बिल्ड करना है, ठीक है। समझ और दूसरी चीज़ें ये हैं कि एक और जो मैं चीज़ फिर कभी बैठेंगे तो बताऊंगा। एक्चुअली बहुत सारे केसेस में ना, बहुत सारे मनी मैटर्स में, लाइक 138 रिकवरी केसेस और मैट्रिमोनियल लिटिगेशन जितनी है, इनमें ना ये पूरा जो प्रोसेस है, पूरी जो लड़ाई रहती है ना, ईगो की रहती है दो इंसानों के बीच में। तो बहुत सारी चीज़ें ना, बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जो टाइम से पहले जो ख़त्म हो सकते हैं, जिनको आप सेटल करा सकते हो। उसमें बस आपको ये देखना कि क्लाइंट को कितना अच्छे से आप समझा सकते हो। यही हम क्लाइंट डीलिंग, यही सबसे बड़ी चीज़ है हमारे प्रोफेशन में। समझाना कैसे होता समझाना इसको कैसे कि आप यहाँ तक जाओगे तो इसके लिए ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, इतनी आपकी कॉस्ट लगेगी, इतना आपका टाइम लगेगा, इतना आप सफ़र करोगे। है। समझ गया। तो क्लाइंट डीलिंग भी इसमें आ जाती है बहुत। अगर आपको उसमें अगर आप अच्छे नहीं हो तो फिर ज़्यादा इंक्वायरी को केस में आप समझ गया। नहीं ले पाओगे। समझ गया। मतलब ये 4 चीज़ें अगर एक एस्पिरेंट ध्यान में रखें तो एक सक्सेसफुल लॉयर बन सकता है। तो रमन भाई, बहुत बहुत थैंक यू, आपने थैंक अपना यू सो बहुत मच यार, कीमती मुझे समय मेरे बुलाने को के दिया। लिए। और मैं सच बता रहा हूँ, बच्चों को भी इससे बहुत इंसाइट्स मिलेंगे, मगर मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस थे और आज बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं मेरे को एक्चुअल इस प्रोफेशन के लिए। तो आपका थैंक यू सो मच, आपने अपना इतना कीमती समय मेरे को दिया। मुझे बुलाने के लिए थैंक यू सो मच।